ये है कमाई का अड्डा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। वीरू और में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले दबाव में बाजार। निफ्टी 19,000 के करीब। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा। मिड कैप ने भी गंवाई बढ़त। अच्छे रहे सन फार्मा के Q2 नंबर्स। आय मुनाफा अनुमान से ज्यादा बढ़े, मार्जिन्स में दिखी हल्की कमजोरी। बाजार को अब ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील के नतीजों का इंतजार। दूसरी तिमाही में आरईसी की ब्याज से कमाई 3.5% घटी, लेकिन मुनाफे में दिखा 38% का उछाल। उधर मिले जुले रहे अंबुजा सीमेंट के नंबर्स। दोनों में रिजल्ट के बाद तेज बिकवाली। कल आएंगे निफ्टी की 2 कंपनियों के नतीजे। टाटा मोटर्स और अदानी एंटरप्राइजेस पेश करेगी अपने नतीजे। घाटे से मुनाफे में आ सकती है टाटा मोटर्स। वहीं बर्जर पेंट्स, डाबर समेत वायदा की 8 कंपनियां पेश करेंगी अपने नतीजे। नवरात्रि और दशहरे में जमकर बिकी देश में गाड़ियां। मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटो सभी के आंकड़े अनुमान से काफी अच्छे। बस ट्रैक्टर बिक्री के मोर्चे पर निराशा। महिंद्रा एस्कॉर्ट्स कुबोटा की ट्रैक्टर बिक्री अक्टूबर में घटी। और फंडिंग की खबरों के बीच वोडाफोन आइडिया में जोरदार तेजी। 3 दिन में लगभग 20% भागा शेयर। इंडस टावर में भी 3 सेशंस में लगभग 9% की मजबूती। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं कमाई का अड्डा की। और क्लियरली मार्केट में इस समय एक चीज़ जो विजिबल है, थोड़ा डर का माहौल है। वो फैसले की घड़ी से पहले। फैसले की घड़ी में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको बस अब अगला 1.5 घंटा ही है जिसमें अपनी पोजीशनिंग करनी है आपको मार्केट में उस बड़े इवेंट से पहले। क्योंकि आज आखिरी का 1.5 घंटा है, उसके बाद आप पोजीशनिंग जब करेंगे कल सुबह, तब तक फेड का फैसला आ चुका होगा। फेड साहब की, पावेल साहब की कमेंट्री स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इसलिए अगला 1.5 घंटा काफ़ी अहम है। मार्केट में पोजीशनिंग करेगा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मुझे एक फीलिंग आ रही है कि 3 PM मूव, एक शार्प 3 PM मूव के लिए मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। निफ्टी बैंक किस साइड पर, ये भी मैं बताऊंगा। और मिड कैप्स में भी आज ठीक ठाक प्रदर्शन है। मिड कैप्स ने लगातार तीसरे दिन आउट परफॉर्म किया है। ये एक अच्छी चीज़ है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी ग्रीन में है। तो अगर आपको ट्रेड्स मिल रही हैं तो वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़्यादा मिल रही हैं। और निफ्टी में जैसा हमने कहा भी था कि आपको दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा आज। खैर, देखते हैं लास्ट का 1.5 घंटा कैसे रहता है। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। एक बड़ा ग्लोबल इवेंट। और अनुज, जैसे कि आपने कहा कि अब हमें तय करना होगा या फिर हमें किस करवट बैठना है, मतलब मैं तेजी करके जाऊं या मंदी करके जाऊं। अब ये एक वर्डिक्ट फेड का ऐसा होगा जो कि सिर्फ निफ्टी बैंक को नहीं, निफ्टी आईटी को प्रभावित करेगा। नाउ टेकिंग इनटू पिक्चर निफ्टी आईटी, पहले बात करते हैं निफ्टी पर। हमने शुक्रवार को लो से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी दिया और कल रिट्रेस भी हो गया। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं। इस इवेंट के मद्देनजर निफ्टी कहाँ खड़ा है, कितना खोकर कितना पाकर, और क्या करके जाना चाहिए यहाँ पर? आपकी अप्रोच क्या रहेगी? फिर मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है। मेरी एक बेसिक अप्रोच ये है मार्केट में कि मार्केट में इस समय शॉर्ट्स काफ़ी हैं। और मार्केट में इस समय एक लोस को मार्केट ने प्रोटेक्ट किया है। अब अनलेस फेड की तरफ से कोई बहुत बड़ा शॉकर आ जाए, मुझे लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरेगा नहीं। और बीच बीच में क्या होगा, जैसे आज का लो है फॉर एग्जांपल, आज का लो कल के लो से थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। लेकिन एक चीज़ जो आज निफ्टी ने की है, जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था, हमारा फर्स्ट बेस क्या था 19,028 का। अभी भी उसको तोड़ा नहीं है हमने। इंटरडे में तोड़ा है, लेकिन हम उसके आसपास ही हैं 19,028 के। और सेकंड बेस को तो हमने बिल्कुल टच भी नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि प्राइस एक्शन जो मिड कैप्स में है, प्राइस एक्शन जो ओवरऑल है, कि एक बड़ा सपोर्ट जोन है आपका 18,926 से 18,940। अब देखिए इसमें इशू क्या है। सपोर्ट जोन जो है आपका, वो स्टॉप लॉस जो है आपका, वो इंट्राडे में काम कर सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 1.5 घंटे के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो आप लॉन्ग करें और वो 18,926 का स्टॉप लॉस लगा दें, अगर आप रिस्क टेकर हैं। लेकिन अब ये इंट्राडे में आप कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग कैरी करना चाहते हैं तो क्या करें? अगर आप लॉन्ग कैरी करके जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो करूँगा ही करूँगा फेड वाला इवेंट प्रीएम्प्ट, मुझे बाद में ट्रेड नहीं होगा मुझसे,
तो फिर आप अपने आप को हेज करके जाएं एक पुट के साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सेकंड जो सपोर्ट लेवल है, जो बड़ा सपोर्ट लेवल है, उसके थोड़ा ही ऊपर है, मार्केट में शॉर्ट्स हैं। और देखिए अगर ये टूट गया तो मार्केट में बड़ी डिक्लाइन भी आएगी, इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन हर चीज़ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है मार्केट में। इस समय हायर प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है? मेरे ख्याल से इस समय हायर प्रोबेबिलिटी इवेंट मार्केट का अपसाइड में, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है कि फेड क्या करेगा, और बॉन्ड यील्ड ये सब जो है वो एक तरीके से आपको दबा के रखे हुए हैं, और शॉर्ट पोजिशनिंग इतनी है। तो मेरा व्यू ये है कि एक स्टॉप के साथ आप लॉन्ग करें, और अगर आप ऑब्वियसली ओवरनाइट में स्टॉप नहीं रख सकते तो इसके लिए आप हेज करें। ये हो गई निफ्टी की बात। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ज़्यादा क्रूशल है अगले 1.5 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड होंगी वो सब आजकल डे ट्रेड्स ही होती हैं, क्योंकि सेम डे ऑप्शंस यूज़ करते हैं लोग। तो बैंक निफ्टी में एक मुझे फीलिंग आ रही है कि जो पिछले आधे घंटे का मूव रहा है बैंक निफ्टी का, एक शायद शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के लिए 42,800 का क्रॉस होना ज़रूरी है। आज का सुबह का हाई भी 42,815 था। 42,800 पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, इवन 42,700 पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। मतलब 42,700 कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए आप। हम 42,700 से सिर्फ 15 पॉइंट दूर हैं, और 42,700 का कॉल सिर्फ 14 रुपये पे बिक रहा है इस समय, सिर्फ 14 रुपये पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये 42,700 42,800 का जोन अगर क्रॉस होने लगा तो ये कॉल राइटर क्या करेगा? क्योंकि इस कॉल राइटर के पास कल के उस फेड इवेंट का सपोर्ट नहीं है जो निफ्टी के कॉल राइटर के पास है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि अगर 42 फॉर एग्जांपल 42,700 की कॉल में इस समय 1,80,00,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। हाँ, ये आ गई 42,700 की कॉल, 1,80,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और सिर्फ 13 रुपये पे है ये कॉल। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर क्रॉस होता है, वैसे अब थोड़ा सा गिरने लगा है बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी, और 42,600 अगर निकल गया लेकिन लोअर साइड पर, तो सेम दिक्कत आएगी पुट वालों की, क्योंकि 42,600 पुट पर भी 1.8 करोड़ 1.8 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 42,600 की पुट पर भी। तो सेम चीज़ है, अगर 42,600 के नीचे हम फिसले तो 4200 तक 400 भी पॉसिबल है। लेकिन एक फीलिंग आ रही है मुझे कि अगर 42,750 42,800 निकलने लगा तो 43,000 तक का भी मूव पॉसिबल है 3 PM में। तो आज 3 PM मूव बहुत शार्प रहने वाला बैंक निफ्टी का, और हमारे साथ रहिए, हम कोशिश करेंगे उस मूव को आइडेंटिफाई करने की। भी जी हाँ, चलिए, तो इंडिसेस पर ये एग्जैक्टली अगले लगभग 1 घंटे के लिए आपकी अप्रोच क्या हो, ये हमने आप अभी समझा, लेवल्स को आपने रीड किया। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स का यहाँ पे उल्लेख कर देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो स्टॉक फ्यूचर्स जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, डे पर्सपेक्टिव से। पहला है DRF, नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग मूव, उसके बाद वो मूव कंटिन्यू करता हुआ एट 580, याद रखिएगा, डेकेड हाई पर। ये प्राइस जो है आपकी स्क्रीन पे नवंबर 2008 के बाद का, इनफैक्ट नवंबर नहीं, इनफैक्ट जुलाई 2008 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल। लुक एट OI एडिशंस, लगभग 19 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी बहुत ही अव्वल दर्जे की जिसे कहते हैं, और 580 के एट द मनी पुट पे इस पर राइटिंग भी हो रही है। एक स्टॉक फ्यूचर ये हो गया। उसके बाद दूसरा स्टॉक फ्यूचर जहां पर नजर रहेगी, दैट्स मिड कैप IT एम्फेसिस। दरअसल बिरला सॉफ्ट ने जिस प्रकार का मूव दिया, जिस पर हम बात भी करेंगे, बट एम्फेसिस भी अच्छा मूव देता हुआ आपकी स्क्रीन पे आएगा। जरा प्लीज एक बार इसके OI को लेके आइएगा। करीब 2149 पे ट्रेड करता हुआ, और आप समझ लीजिएगा इसने एक पुल बैक लिया है आज, और इसमें शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज भी यही हुआ था। 12 अक्टूबर इसका भाव था इसका करीब 2500, फिर डैमेज हुआ 2100 तक, लेकिन आज और परसों इसने शॉर्ट कवरिंग अच्छी देखी थी। एक इस पर नज़र रखेंगे। उसके बाद USL या स्पिरिट्स मूव, इसका भी काफ़ी अच्छा खासा है, काबिल तारीफ है। आज करीब 1.5% ऊपर है। एग्जैक्टली फर्स्ट टेक में 20 डे एक्सपोनेंशियल में ये शूट अप हुआ था, अब करीब थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखिए, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। और जो चौथा ट्रेड जिसको मैं यहाँ पे मार्क करूँगा वो है परसिस्टेंट मिड कैप IT में। यहाँ पर भी मतलब ज़्यादातर काउंटर्स जो कि आज मेरे को थोड़ा सा हायर लेवल्स पे सस्टेन करते नजर आ रहे हैं, वो है मिड कैप IT, जिसको लेके भी कुछ देर में चर्चा भी करेंगे। परसिस्टेंट 6250, और ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। तो इन कुछ स्टॉक फ्यूचर्स पे मेरी निगाहें रहेंगे। अनुज, आज कार्यक्रम में क्रम क्या रहेगा, और साथ ही साथ कुछ दिलचस्प स्टॉक आज के? ओके, तो एक काम करते हैं, पहले फिर पैनल में कौन कौन है वो बता देते हैं। आज हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़ने वाले हैं। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, रचना वैद्य, नीलेश जैन और चंदन तापड़िया। 2:20 पर बोर्ड रूम में रेलटेल के चेयरमैन और MD संजय कुमार होंगे। 2:30 बजे MSCI रीबैलेंसिंग पर डिटेल लेकर आएंगे यतिन मोता, और तुरंत ही असीम मनचंदा बताएंगे वोडाफोन और इंडस टावर के शेयर में क्यों है तेज़ी।
2:45 पर टाटा मोटर्स, डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और बर्जर पेंट्स के Q2 नतीजों का प्रीव्यू करेंगे सुमित। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ होंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस, और 3:10 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स, और उस बीच में 4 का चौका भी होगा। चलिए अब आपको बताते हैं थोड़े सा ट्रेंडिंग शेयर्स। गिरने वाले शेयरों के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि आज मार्केट थोड़ी सी डाउन है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स सबसे पहले डाउन साइड पर जरा लेकर आते हैं, और ये इस समय कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और एशियन पेंट्स सभी स्टॉक करीब करीब 2% नीचे इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। JSPL F&O का सबसे बड़ा लूजर 7% डाउन। महानगर गैस, REC और अंबुजा सीमेंट भी डाउन साइड पर। अप साइड में BPCL, सन फार्मा, वोडाफोन इंडिया F&O का बिगेस्ट गेनर, और बिरला सॉफ्ट सुबह नहीं चला लेकिन उसके बाद शानदार तेजी आई। जी एंटरटेनमेंट 4% ऊपर। नवीन फ्लोरिन, आज सुबह बात हुई थी कि नवीन फ्लोरिन को शॉर्ट मत करिएगा, 1.5% ऊपर। वेदांता 4% ऊपर, और ग्रैन्यूल्स इंडिया भी करीब 4% ऊपर। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, आज का जो प्रेडिक्शन कॉल है वो है कोफोर्ज। अब कोफोर्ज का बात ऐसा है कि एक लोअर लेवल से बहुत अच्छा बाउंस मिला है 4800 के आसपास। उसके बाद थोड़ा माइल्ड करेक्शन है, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड कर रहा है 5049 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 5010 का, ज्यादा नहीं है। ऑन द अपसाइड टारगेट 5100, उसके बाद 5050 भी पॉसिबल है। तो यस, कोफोर्ज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। कोफोर्ज पर ध्यान दें ऑन द लॉन्ग साइड। अच्छा वीरू, अब आप अगली कॉल लें उससे पहले मैं 2 स्टॉक्स रिविजिट करूंगा। इंट्राडे में दोनों चार्ट्स लेकर आइए एक, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना, तो पोजीशनिंग देख के बहुत पैसा बन सकता है। लार्सन एंड ट्यूब्रो का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में, और एक आप लेकर आइए नवीन फ्लोरिन का इंट्राडे चार्ट। ये है वीरू L&T का चार्ट। आज सुबह सुबह हमने बिग स्टॉक्स में जो चर्चा की थी कि L&T अगर गैप अप के साथ खुलेगा तो उसको बिल्कुल मत खरीदेगा अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो खुलेगा ही गैप अप लोगों को एग्जिट देने के लिए। और वो नंबर्स में ना वाओ फैक्टर नहीं था कि वाओ इतने अच्छे नंबर्स आए हैं। तो इसके लिए मुझे फीलिंग थी कि आज L&T में तेज़ी नहीं होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, L&T में तेज़ी आज नहीं होगी। खुला गैप अप, लेकिन अब गैप अप अगर आपने ले लिया तो आप फंस गए होंगे। इनफैक्ट आज जिसने L&T में तेज़ी की होगी वो फंसा होगा। ठीक है, दूसरा लेकर आइए आप नवीन फ्लोरिन। और नवीन फ्लोरिन पर भी हमने यही बात की थी कि नंबर्स बहुत ख़राब थे नवीन फ्लोरिन के, ठीक है, लेकिन मार्केट को ये पता था नवीन फ्लोरिन के बारे में कि नंबर्स उसके ख़राब हैं। और नवीन फ्लोरिन का अब आप 1 हफ्ते का या 10 दिन का चार्ट देखिए, जिस तरीके की पोजीशनिंग हुई। बहुत लोग पूछते ना कि लोग पहले से पोजीशन में लाए तो मैं कैसा पैसा बनाऊं उसमें। ये एक तरीका होता है जिसमें आप इस तरीके से बना सकते हैं। देख लें आप कि मार्केट किस हिसाब से पोजीशन थी नंबर्स के पहले, और उससे बहुत अंदाज़ा लग जाता है आपको कि स्टॉक चलेगा या स्टॉक गिरेगा। अच्छा, एक और चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नवीन फ्लोरिन बॉटम आउट हो गया या L&T टॉप आउट हो गया, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं। और L&T में लोअर लेवल से रैली भी आएगी और नवीन फ्लोरिन में हायर लेवल से फिर एक बार डिक्लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली तो L&T के नंबर्स अच्छे और नवीन के नंबर्स ख़राब हैं, वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये आज की जो ट्रेड है वो पोजिशनिंग के हिसाब से थी, इसके लिए इस तरह से प्ले हुई है। बिल्कुल L&T को अगर आप देखें तो आज जो सुबह बातचीत भी हुई थी मॉर्निंग कमेंट्री में कि आज चेज़ नहीं करना चाहिए। और जो नवीन फ्लोरिन है, याद रखिएगा, आज ऑलमोस्ट अपने नवंबर 2021 के लोस की ट्रैजेक्टरी में गया, ओपन वहाँ दी और वहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक। मीनवाइल 19022 ये निफ्टी का स्तर है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा, बताइए क्या चेज़ कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नज़र थोड़ा लो बीटा पे है, सिप्ला पे मेरी नज़र है। सिप्ला का आप स्ट्रक्चर देखिए, एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन अपने 10-20 DMA के ऊपर है। और मुझे लगता है ये जो 1200 का लेवल है, इसके लिए एक आप कह सकते हैं कि ऑलमाइटी लेवल है। तो यहाँ पे 1200 के ऊपर सिप्ला में बाय अभी भी इंटैक्ट है। 1190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, सामने इसका टारगेट सेट है 1250। ओके, रचना जी को जोड़ लेते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। और मेरी ट्रेड रहेगी आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में ऑन द शॉर्ट साइड, पर ये कंडीशनल सेल है। अभी 916 पे है ये फ्यूचर्स, और हम इसको शॉर्ट तब करेंगे अगर ये 915 टच करेगा, और 915 पे शॉर्ट करके 919 पे एसएल लगाएंगे फ्यूचर्स पे। और डाउन साइड पे हमारे 3 टारगेट्स रहेंगे, 910, 905 और 900। ओके, आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स आप शॉर्ट कर रही हैं, इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आप दबाव की संभावना जता रही हैं।
आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट 911 पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, बहुत संक्षेप में अगर रचना आपसे एक सेकंड थॉट और लूँ, दैट आई मीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक का, वहाँ पे क्या व्यू बना रही हैं? क्या 1469 पर जो कि आज का लो था वो परसों के लो के सिमिलर था, वो 26 अक्टूबर के लो के सिमिलर था, क्या ये लो भी टूटेगा? इस बात के चांसेस लग रहे हैं आपको? जी, वो जो लो है वो टूट भी सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अभी तक बॉटम बनने के कोई चांसेस साइंस नहीं आए हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है, सो ये टूटने के चांसेस है और टूट सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद। सम अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन एट करंट लेवल्स इज पॉसिबल बिफोर वी गो लोअर। और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे जब तक हम 1500 के ऊपर नहीं निकलेंगे, तब तक ये वीकनेस चार्ट पे इस पर्टिकुलर काउंटर पे बनती रहेगी। ओके, तो आप आईसीआईसीआई बैंक को लेकर ज़्यादा बेयरिश हैं और ये एचडीएफसी बैंक का 1460 का जोन जो है इतनी जल्दी टूट जाए, उस बात की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। गौरांग, गुड आफ्टरनून। गौरांग, एक ग्लोबल इवेंट, फेड का निर्णय क्या होगा, वो मार्केट्स पर प्रभाव कल सुबह सुबह डालेगा। आप लोग इवेंट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और क्या अगर ये इवेंट एक बार फिर से कुछ डाउन साइड खोल दे और आपको 18850 की ट्रैजेक्टरी और दे दे, तो आप लोग बायर होंगे क्या उन सर्कमस्टेंसेस में? और आप लोगों का व्यू इस ग्लोबल इवेंट को लेकर? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मैं अनुज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो टिप्पणियां उन्होंने प्रोग्राम के शुरुआत में करी कि फेड की टिप्पणियों को लेकर के मेरे ख्याल से इतनी चिंता करने की बाजार को जरूरत नहीं। 20,200 से हमने 18,850 18,807 का स्तर देख लिया। एक बड़ा सा करेक्शन पहले ही आ चुका है हमारे बाजार में, और अगर इस स्तर से शुरुआत करके अगर नीचे और फिसलते हैं तो शायद खरीदारी का एक बहुत बड़ा मौका होगा। और विकल्प के रूप में जो आप पूछ रहे हैं, तो ये जो सिलसिला चल रहा है दूसरी तिमाही नतीजों का, उसमें एक कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स अप्लायंसेस वगैरह बनाती है, एक्सेसरीज बनाती है, वो है हैवेल्स। पहले तो खरीदारी की राय थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो टिप्पणियां मैनेजमेंट की तरफ से आई हैं और जो आंकड़े हमें देखे हैं, 1450 के लक्ष्य हमने फिलहाल निर्धारित किए हैं। और अच्छी बात यह है वीरेंद्र के अब तक जितने भी नतीजे हमने देखे हैं, काफी देखना बाकी है दूसरी तिमाही के, तो कोई ऐसी बड़ी निराशा के आसार नहीं नजर आते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि बाकी जो तिमाही के नतीजे देखने हैं दूसरी तिमाही के कंपनियों के, उसमें भी मेरे ख्याल से सकारात्मक सा पहलू निकल करके आए। ओके, चलिए, मानस की ट्रेड रह गई थी। मानस, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड, मानस? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, ट्रेंड पे ही ध्यान है। कल भी मैंने ट्रेंड पे एक अपना व्यू दिया था, और आज भी, क्योंकि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है ट्रेंड में। करंट लेवल्स पे ट्रेंड पे खरीदारी करनी चाहिए। 2164 2164 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 2275 2275 के टारगेट रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और 2200 वाला कॉल ऑप्शन जो 72 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 59 रुपीज का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है, और 110 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ट्रेंड शानदार स्टॉक रहा है। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। एक बार जरा चार्ट दिखाइए इसका। और ये हालांकि परसेंटेज वाइज टॉप गेनर्स में नहीं है, लेकिन आज 2% ऊपर। और इसका 12 महीने का चार्ट देखिए आप, क्या शानदार मूव रहा है यहाँ पर, 2-2.5% ऊपर आज भी ट्रेंड का शेयर। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। एक बार जी पर अपना व्यू दीजिए। जी में आज फिर बड़ी रैली, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मूव जो जी में आ रहा है पिछले 3-4 दिन में, और फिर 4.5% ऊपर एक वीक मार्केट में। अनुज भाई, ये स्टॉक खबरों पर ज्यादा चलता है, आंकड़ों पर या बुनियादी तर्क के आधार पर बहुत कम चलता है। और कल परसों ही मेरे ख्याल से कुछ और खबरें निकल करके आई थी, तो कवरेज है हमारी जी एंटरटेनमेंट पर, लेकिन जो हमारे लक्ष्य है वो मौजूदा स्तर से बहुत करीब है। आज मेरे ख्याल से 4% के ऊपर के दायरे हम देख रहे हैं। तो अगर आपकी पुरानी खरीद है तो आप बने रह सकते हैं। ओके, जी एंटरटेनमेंट पे आपको एक व्यू मिला यहाँ पर, और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जहाँ पर कुछ देर में एक एक करके कुछ अच्छे नंबर्स पर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। बट लेट्स ब्रिंग सन फार्मा। अनुज, सन फार्मा नंबर्स आपने देखे ही होंगे। आई थिंक मार्जिन्स
हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थे 26.1 की ट्रेजेक्ट्री में, और मोर और लेस टॉप लाइन भी करीब 12,192 आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन हमारी 12,005 करोड़ रुपए की थी। सन फार्मा के नतीजे कैसे अच्छे लगे? और एक और चीज़ को देखते हुए कि अभी सिप्ला के मद्देनज़र और उसको चेस करने वाली कुछ कंपनियों के मद्देनज़र थोड़ी बहुत टर्बुलेंस फार्मा स्पेस में है, इन सब के बीच में सन फार्मा के नंबर स्टेबल लगे और आई थिंक बाजार ने आज इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया है। कैसे लगे सन फार्मा के नंबर? नहीं बिल्कुल वीरो, देखिए एक चीज़ पिछले क्वार्टर से ही क्लियर हो गई थी कि जो सन फार्मा के ऊपर यूएस मार्केट का प्राइसिंग प्रेशर था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब 3 बैक टू बैक क्वार्टर्स दिए हैं सन फार्मा ने अच्छे नंबर्स के। सिप्ला के केस में भी यही हुआ था। और एक चीज़ मैं कहूँगा इस केस में, सन फार्मा के केस में, सन फार्मा अपने हाई से खासा करेक्ट हो चुका है और हो सकता है कि सन फार्मा के केस में कल एक आध और पॉसिबल है कि अपग्रेड्स आ जाएं, इसके लिए ये पॉसिबल है। लेकिन एक सन फार्मा जो एक तरीके की बेयर मार्केट से जा रहा था ना, इससे सन फार्मा की एक 4 साल की बेयर मार्केट आई थी वीरू। आई थिंक अगर आप इसका, मैं एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लेता हूँ कि हम वो एकदम, हाँ 5 ईयर का चार्ट एक बार लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर सन फार्मा का। हाँ तो देखिए, अगर आप ये जो बेयर मार्केट थी सन फार्मा की, ये ख़त्म हुई थी 2020 में जो कोविड के बाद। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। उससे पहले 2015 में ये स्टॉक का भाव तब 1100 रुपये हुआ करता था मेरे ख्याल से। हाँ, तब 1100 रुपये हुआ करता था इसका भाव 2015 में। आई थिंक अभी भी ये स्टॉक शायद ऑल टाइम हाई पे नहीं है। वो 1100 वाला स्टॉक गिर के हुआ था करीब करीब 300 साढ़े 300 रुपये पे, 330 तक आ गया था वो 5 ईयर लो जब उसमें हुआ था। वहाँ से इसमें एक रैली शुरू हुई और अब ये स्टॉक जो है ना, एक तरीके के आप मान लीजिए 8 साल के ब्रेकआउट के कगार पर है। अब डबल टॉप बनेगा या नहीं, ये एक बड़ा रिस्क है यहाँ पर। लेकिन अगर ये यहाँ पर नहीं रुका ना, तो वो जो मैंने एक लूपिन पे व्यू दिया था, आपको याद होगा, वो सेम व्यू सन फार्मा पे प्ले आउट होगा अगर ये यहाँ पर नहीं रुका तो। वैसे खैर ये काफ़ी ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन फिर भी एक मल्टी ईयर चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसी को एक बार चार्ट पे बात कर लेते हैं। मानस, अभी अनुज का आपने व्यू सुना भी, और आई थिंक ये जो नंबर्स थे, इन्होंने जो एक ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बन रही थी, 100 डेमा के ब्रीच की पॉसिबिलिटी बन रही थी, उसको एज ऑफ नाउ अरेस्ट कर लिया है, उसको थोड़ा सा अगर आप देखें बैलेंस कर लिया है। अब ये एक बार फिर से अपनी फ्लैग में एंटर कर रहा है। आपका व्यू क्या है मानस, आज की तेज़ी के बाद? मान लीजिए मैं सुबह लॉन्ग था या फिर मैंने पोस्ट नंबर्स इसको बाय किया, कंटिन्यू करूं क्या इसको, थोड़ा रिस्क लूं? क्या पता ये फ्लैग में री एंटर कर जाए आपने? देखिए, अगर रिस्क लेना है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 1080 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और 1120 का लेवल जब ब्रेक होगा तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। उसके ऊपर आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं और फिर आप टारगेट 1160 सेट करिए। अभी के लिए अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 1080 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरी राय में तो 20 डे मूविंग एवरेज जब ब्रेक हो 1120 1122 के ऊपर निकले तब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ओके, सन फार्मा आप अच्छा, निफ्टी अभी 19,014 पर, लेकिन बैंक निफ्टी रह रहकर वो फिर देखिए जोन वही है, 42,600 की पुट या 42,700 की कॉल। कौन पहले गिव अप मारता है, ये है सारा मामला। 42,600 की कॉल और 42,700 की 42,700 की कॉल और 42,600 की पुट, दोनों पर करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है इस समय। ये देखिए 42,700 की कॉल जो हमने शुरुआत की थी तो 1.8 करोड़ था, अब वहाँ पर 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हो गया, 12 रुपये रह गया सिर्फ यहाँ पर प्रीमियम। और 42,600 की पुट, यहाँ पर भी करीब करीब मामला वही है, करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी प्रीमियम करीब करीब 18 रुपये। तो देखते हैं दो में से, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ब्रेक हो सकता है मार्केट आज उस मोड में हो कि दोनों के बीच में एक्सपायरी हो जाए, लेकिन एक पॉसिबल है कि शायद 3 PM मूव यहाँ पर आ जाए, ये पॉसिबल है। चलिए एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। रेलटेल कॉर्प दूसरी तिमाही में रेवेन्यू में 40% की बढ़त रही, वहीं मुनाफा 24% बढ़ा, हालांकि मार्जिन में थोड़ा दबाव रहा है। इस बार के नंबर्स और आगे आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जी जुड़ गए। संजय कुमार जी, गुड आफ्टरनून। तो आपकी टॉप लाइन काफ़ी बढ़ी, लेकिन बॉटम लाइन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पाई, ऐसा क्यों रहा? ये मार्जिन पर प्रेशर क्यों आया और क्या व्यू है आगे के लिए? मैं बल्कि थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, हमारी बॉटम लाइन भी बहुत अच्छी बढ़ी है। इनफैक्ट हमारी जो प्रोजेक्ट बिजनेस की डिलीवरीज, अच्छे प्रोजेक्ट मार्जिन वाले जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी डिलीवरीज इस क्वार्टर में अच्छी हुई हैं, तो हमारे बॉटम लाइन पे भी अच्छा इफेक्ट है जो देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका 24% बढ़ाना सर?
टेलीकॉम बिजनेस के मुकाबले प्रोजेक्ट बिजनेस में डिलीवरी है, इसलिए आपको लग रहा है कि बॉटम लाइन में प्रेशर है। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें, ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे, तो दोनों में हमारी बॉटम लाइन भी अच्छी रही है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कंबाइंड नंबर्स की बात कर रहा था क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा मार्जिन्स पर प्रेशर आया है। देखिए वो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे तो हमारी जो एबिटा मार्जिन है, हमारी पैट है, उन सब में हमें आप मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर में देख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा प्रेशर, यस ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल जब हम पूरे साल का ग्रोथ देखेंगे तो वो प्रेशर मुझे नहीं दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर हम Q1 से मुकाबले देखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। पिछले साल थोड़ी सी मुश्किलें थी जो जिसकी वजह से रीसेंट क्वार्टर्स में, बट अब मेरे ख्याल से वो प्रेशर्स, बिकॉज सी लास्ट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो टेलीकॉम प्रपोर्शन रही होगी पिछले क्वार्टर में, और इस साल जो हमारी टेलीकॉम प्रपोर्शन है ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखेंगे तो टेलीकॉम प्रपोर्शन लगभग 50% के आसपास आ गए हैं हम लोग, जबकि पिछले साल हम लोग लगभग 65% टेलीकॉम में थे, जिसमें मार्जिन्स अच्छी होती हैं। तो वही एग्जैक्टली सर मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताएंगे कि ये जो मार्जिन डिप हुआ है, मेरे ख्याल से वो जो पिछले क्वार्टर तो एक आइटम था, एक्सेप्शनल आइटम, जिसने आपके मार्जिन्स को बहुत शार्प करके प्रस्तुत कर दिया था। पर एग्जैक्टली जो आपका जो प्रोजेक्ट बिजनेस है सर, वहाँ मार्जिन्स लो हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4% की मार्जिन्स कमांड कर रहे हैं आप, और आप एक ऐसे समय में ये कह रहे हैं कि अब हमारा टेलीकॉम बिजनेस भी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये स्थिति कब तक कंटिन्यू करेगी? और क्या अब जो प्रोजेक्ट बिजनेस है सर, यहाँ पर आगे बढ़कर आप थोड़े कम ऑर्डर कम लेंगे, इसके रेवेन्यूज थोड़े पॉसिबली कम होंगे, इस बात की मैं कल्पना कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक तो 4% का जो आप बता रहे हैं, 4% अभी हिस्ट्री है। हमने जो पिछले इंटरेक्शन में भी बताया था कि हम लोग 5 से 6% के मार्जिन पे प्रोजेक्ट बिजनेस में काम करेंगे। लेकिन अगर हम इस तिमाही की बात अगर देखें तो इस तिमाही में हमारी परफॉर्मेंस 8% के मार्जिन के साथ हुई है, और प्रोजेक्ट बिजनेस ही ऐसा है जो हमें ग्रोथ देने वाला है। टेलीकॉम के कारोबार में पिछले अगर ईयर ऑन ईयर आप देखते हैं तो टेलीकॉम का जो हमारा बिजनेस का कंट्रीब्यूशन था वो पिछले क्वार्टर में सेम Q2 ऑफ लास्ट ईयर वाज मच मोर देन दिस क्वार्टर ईयर, सो दैट हैज प्लेड some role in making overall PAT slightly lower, but otherwise हमें अपनी परफॉर्मेंस से हम संतुष्ट हैं। टेलीकॉम की ग्रोथ जो हम उम्मीद कर रहे थे वो इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई है, जो कि हमें जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, और हम उस पे काम कर रहे हैं, और अगले क्वार्टर्स में हम उसको बेहतर करेंगे। सर अभी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कितनी है, और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ये ऑर्डर बुक कितनी होगी, और रेलवे और निजी क्षेत्र ज्यादा ऑर्डर कहां से आप आते हुए देख रहे हैं? जी, अगर हम इस पूरे साल की बात करें, बचे हुए साल में, तो हमारा जो ग्रोथ गाइडेंस है वो हम लोग 25% में ही मेंटेन करेंगे। और जहां तक नए ऑर्डर्स की बात है तो नए ऑर्डर्स लगभग 500-700 करोड़ के ऑर्डर्स हमारे को आने चाहिए और इस साल में। देन इफ वी टॉक ऑफ एबिटा मार्जिन, तो एबिटा मार्जिन हम लोग 18 से 20% ओवरऑल में बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो हमारी जो बिजनेस है वो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से ही अभी आएंगी। प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड बिजनेस के थ्रू आता है, तो वो जिस स्पीड से, जिस ग्रोथ रेट से चल रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सेम टू कंटिन्यू। ओके, एक आखिरी सवाल, एक कॉन कॉल में आपसे एक सवाल पूछा गया था रेलवे की रॉयल्टी को लेकर, वो जो 7% वाला मामला था, उसको जरा अगर समझा पाएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मैंने पीछे भी इस सवाल के जवाब में यही बताया था कि ये इतना आसान नहीं है। दिस इज नॉट ओनली सिंपल ROW नहीं है ये। हमारे साथ रेलवे की जो रॉयल्टी का सवाल है उसमें बहुत सारी चीजें, हम उनके स्पेसिस को यूज करते हैं, उनके राइट ऑफ वे का तो खैर हमारे पास जो है वो है ही।
तो इट इज नॉट सो सिंपल। तो उस पर हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से उसमें समय लगने वाला है। अभी वो तुरंत उस पर कुछ हम कह सकें ऐसा अभी मेरा मानना है अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। संजय कुमार जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद। बेस्ट आपको। इस बीच टीवीएस मोटर के नंबर्स आए और 4.34 लाख यूनिट्स यहाँ पर बिक्री हुई है, जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छी खासी ज़्यादा है। 4.11 लाख थी एक्सपेक्टेशन। अब इसमें इशू क्या है, ये स्टॉक हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, उसमें हमने एक बुल वर्सेस बेयर भी किया था, जहाँ एक तरफ 1000 के टारगेट थे, एक तरफ 2000 के टारगेट थे, क्योंकि नंबर्स काफ़ी शानदार थे इसके। अब सेल्स भी अच्छी आई हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चला हुआ स्टॉक है। टू व्हीलर बास्केट में सबसे ज़्यादा स्टॉक अगर पिछले 6 महीने में या 1 साल में अगर कोई चलाए तो वो टीवीएस मोटर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉर्मली अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स 20 डीएमए को डिफेंड करते हैं। आज इसका जो लेवल है इस समय करंट लेवल वो एग्जैक्ट 20 डीएमए। मानस, इस ट्रेड को रेडार पर रखेंगे क्या कि अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले ले तो टीवीएस मोटर? बिल्कुल रखेंगे। देखिए, क्योंकि काफी बार 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अभी कुछ दिन पहले भी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, नया हाई भी बना था। हालांकि ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन अगर इस बार फिर से 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और 1590 के ऊपर वापस जाता है, 1590 के ऊपर जाए, तब आप फिर से खरीदारी करिए और 1560 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिलहाल अभी के लिए थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। ओके, चलिए फिर गौरांग, आपका क्या व्यू होगा टीवीएस मोटर को लेकर? 1100 से शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से अनुज भाई, शुरुआत इस साल की जब आप करते हैं 1100 1150 से, और एक साल में आपको 1600 के तक के दाम दिख गए हैं। थोड़ी बहुत थकान हो सकती है, इस पे कोई दो राय नहीं है अनुज, लेकिन हमारी कवरेज खरीदारी की पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। और मेरे ख्याल से हमने भी ये स्टॉक करीबन 4 या 5 दिन पहले जब हम आपसे जुड़े थे तो इसका जिक्र किया था, और ये काफी चल चुका था। फिर तो थोड़ा बहुत थकान खा सकता है, लेकिन गिरावट पर बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। गाबा सर, ऑटो क्षेत्र में कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? एक्चुअली नहीं है। इनफैक्ट मुझे मारुति लगता है कि थोड़ा वीक नजर आता है, क्योंकि जिस दिन मैंने उस दिन बजाज ऑटो का सेल दिया था, उसमें मारुति का भी चॉइस था। उसमें और पॉसिबली 10,243 पे ट्रेड कर रहा है, पॉसिबली कि 10,000 का जोन ये एक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 10,400, थोड़ा डिप पॉसिबल है मारुति में। ओके, चलिए मारुति ऑटो की बात होगी। अब एक काम करते हैं, अब वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर की बात करते हैं। दौड़ रहे हैं दोनों शेयर्स। इनफैक्ट इस वीक में 20% से ज़्यादा के गेंस वोडाफोन आइडिया में। क्या चल रहा है यहाँ पर, ये जानने के लिए असीम मनचंदा को जोड़ते हैं, हमारे रिपोर्टर दिल्ली से। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक किया आपने? देखिए, तो अगर पिछले 2 दिन की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया के तेज शेयर्स में आपको 20% से ज़्यादा की तेजी दिखाई पड़ रही होगी। कई कारण है, कंपनी ने हाल में ही अपने नतीजे घोषित किए, खास कोई नतीजों में देखने को नहीं मिला। कंपनी का लॉस बढ़ा ही है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के शेयर में तेजी हो रही है। सबसे बड़ी बात जो कंपनी के रिजल्ट्स में निकल करके आएगी, कंपनी ने कर्ज के जरिए पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और इस रकम का इस्तेमाल कंपनी ने अपनी स्पेक्ट्रम की किस्त देने के लिए किया है। दूरसंचार विभाग को 1700 करोड़ रुपए के आसपास का रकम चुकाया। बैलेंस जितनी भी पुरानी राशि थी जिसके ऊपर ब्याज लग रहा था, कंपनी का एजीआर का पेमेंट था, स्पेक्ट्रम चार्जेस थे, लाइसेंस फीस थे, वो कंपनी ने दूरसंचार विभाग को चुका दिए। तो कंपनी ने पुराना जितना भी बैलेंस था अपने से क्लियर कर लिया। तीसरी बात यह है कि 2 दिन पहले जो एनालिस्ट कॉल हुई थी, उसमें अक्षय मुंद्रा जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में कंपनी की फंडिंग पर प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है और इस क्वार्टर के अंदर फंडिंग क्लोज हो सकती है। तो उसको लोग उसके वही बात है कि उसको लेकर के लोग काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि कंपनी वैसे भी पिछले काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रही है कि कहीं से फंडिंग आ जाए। जहाँ तक मेरे को पता है कि 2 से 3 साल हो चुके हैं, कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कहीं से फंडिंग मिल जाए, लेकिन अभी तक फंडिंग जुटाने में कंपनी कामयाब नहीं हुई है। तो शायद यही बात है कि लोग उसको फैक्टर इन कर रहे हैं कि शायद फंडिंग इस क्वार्टर में आती हुई दिखाई दे, तो उसी वजह से कंपनी का थोड़े शेयर में आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। और एक और फैक्टर है कि प्रमोटर्स ने कहा है कि 2000 करोड़ रुपया कंपनी में इक्विटी के रूप में डालेंगे। तो कब डालेंगे? जब नया कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, जब फंड आएगा, तो उसका भी लोगों को इंतजार है। तो वही इसी वजह से आपको थोड़ी शेयर में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। कि
वरंग क्या करें इस स्टॉक में क्योंकि एक थ्योरी ये रहती है कि वेट कर लें जब फंडिंग आ जाए तब, लेकिन तब तक तो शायद गाड़ी निकल चुकी होगी क्या, लेकिन क्या भी हुआ आपका यहाँ पर? इंतजार की भी इंतहा हो जाती है अनुज भाई। और हमारी बिकवाली की राय है यही 13 रुपए के आसपास जो स्तर है। और नीचे के तरफ लक्ष्य अगर आप मुझे पूछते हैं तो 7 रुपए एक लक्ष्य। देखिए अभी जैसे हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि डेट को कम करने की कोशिश की है और कम हुई भी। लेकिन ये सब करने के बावजूद अनुज अगर आप डेट का आंकड़ा देखेंगे ना बैलेंस शीट पर, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ऐसे सेक्टर में अनुज जहां पर कंपटीशन आप कर रहे हो जियो और भारती के साथ, और 5G के लिए भी आप अभी भी मुशक्कत कर रहे हो, तो फंडिंग कब लाएंगे, कब वो परिवर्तन होगा वगैरह। और निरंतर आप हर महीने दर महीने अनुज ये नहीं भूलना चाहिए लाखों की संख्या में उपभोक्ता आप गंवा रहे हैं। तो आखिरकार आपके पास बचेगा क्या जिसको आप सेवाएं उपलब्ध कराएंगे? ओके, बाय द वे बैंक निफ्टी में एक मूव आया अभी 42,700 ऑलमोस्ट क्रॉस हुआ, फिर वो कॉल राइटर वहाँ एक्टिव हुआ, लेकिन 42,700 एक बार जरा बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए आप स्क्रीन पर, और 42,690 इस समय, लेकिन हमने इंट्राडे में 42,700 अभी अभी क्रॉस किया था। ये बैंक निफ्टी चाहिए मुझे। ओके, बैंक निफ्टी 42,686 42,700 अभी अभी क्रॉस किया है इसने, लेकिन फिर हल्का सा फिसला 42,682 पर। तो दोनों लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं, 42,600 भी और 42,700 भी। अब बात करते हैं MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में 15 नवंबर को जो चेंजेस होने वाले हैं उसकी, जिसके लिए एडजस्टमेंट 30 नवंबर को होगा। किन शेयरों की होगी एंट्री, कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो, ये सब लेकर हर बार की तरह यतिन जुड़ गए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो 15 नवंबर को MSCI के बदलाव यानी कि जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स हैं वो अनाउंस होंगे, और 30 नवंबर को ये बदलाव लागू हो जाएंगे, यानी जो ट्रेडिंग होगी वो 30 नवंबर को होगी। लेकिन यहाँ से क्योंकि इवेंट 10 दिन दूर है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक कि इंक्लूजन्स का सवाल है, जो मुख्य कैंडिडेट्स हैं उनके नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले पॉलीकैब, और ये कंपनी का इंक्लूजन लगभग तय है नुआमा रिसर्च के हिसाब से। लगभग $200 मिलियन यानी कि 1600 करोड़ रुपए की बाइंग यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। सिमिलर फ्लोज आपको दिखाई देंगे पेटीएम में भी, क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन है लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स की बाइंग आ सकती है MSCI के इंक्लूजन्स के वजह से। इसके अलावा लोधा डेवलपर्स, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा मोटर्स DVR, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनका इंक्लूजन लगभग तय है। तो ये जो 3-4 कंपनियां हैं, यहाँ अगर आप औसत इन्फ्लोज देख लें तो 175 से 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास हैं। तो 1500-2000 करोड़ रुपए के बीच की यहाँ बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली थोड़े दिनों पहले क्योंकि इंडसइंड बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपने बदलाव देखे, तो वो भी एक इनिशियल इंक्लूजन कैंडिडेट है यहाँ, जहाँ आपको $250 मिलियन के आसपास की बाइंग दिखाई देगी। ये तो इंक्लूजन्स की बात हुई, एंट्रेंट्स की बात हुई। लेकिन दूसरे स्टॉक्स जहाँ अभी भी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि जहाँ आपको माइग्रेशन होता हुआ दिखाई देगा स्मॉल कैप इंडेक्स से लार्ज कैप इंडेक्स में, वहाँ नाम आ रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स, APL अपोलो ट्यूब, सुजलॉन और जिंदल स्टेनलेस स्टील। तो ये GDSL है जो एक मिड कैप है, जहां इंक्लूजन आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। लार्ज कैप में माइग्रेशन होगा, और सुजलॉन का माइग्रेशन होगा तो लगभग 58 करोड़ शेयर्स की बाइंग यहाँ आपको आती हुई दिखाई देगी। लगभग $200 मिलियन के आसपास की ये बाइंग है। तो ये एक स्टॉक है जहां नज़र रखें। कोई पर्टिकुलर एक्सक्लूजन नहीं है इस बार के MSCI के अंदर, लेकिन हाँ, इंडसइंड बैंक, पॉलीकैब और पेटीएम, ये 3 बड़े दिग्गज शेयर्स हैं जहां नजरें होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इनफ्लो यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंडसइंड बैंक, पॉलीकैब, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में आपके पास डीलिंग रूम के लिए भी आएंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक बार लेके आइए पॉलीकैब, और यहाँ पर इस वक्त 4907 का स्तर, हालांकि टेक्निकली थोड़ा वीक, 100 EMA को तोड़ा है इसने। पिछले कुछ सेशंस में काफ़ी सेलिंग इसमें रही भी है। इन पे बात करेंगे कि करके यतिन बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल एज ऑफ नाउ आपके लिए। लेकिन चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक व्यू लेते हैं, फिर इन्हीं काउंटर्स पे एक करके बात करेंगे। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या चीज़ कर रहे हैं आप? जी वीरू, नमस्कार। देखिए, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो थोड़ा डल है और यहाँ पे बाउंस है वो बिकवाली में तब्दील हो रहे हैं, बट स्टॉक वाइज मुझे एक ट्रेंड काउंटर अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 5 दिनों से इस काउंटर को ट्रेक कर रहा हूँ। एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है और 5 दिनों से यहाँ पे हाई राइज हार्ड लोज बन रहे हैं।
और वीकली चार्ट पे देखें तो एक टिपिकल पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है। ये एक ऐसा काउंटर है जो पिछले लगभग 10 सालों से लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है और हर साल मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। इस साल भी 60% बढ़ा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब मोमेंटम और बरकरार रहेगा और जिस हिसाब से हम फेस्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, इवन इस काउंटर पे थीम पे भी फोकस रहेगी। तो ट्रेंड पे खरीदारी की सलाह, 2150 के सपोर्ट है, ये काउंटर कहीं ना कहीं 2280 से लेकर 2300 तक के टारगेट को छू सकता है। ओके, ट्रेंड मानस का भी कन्विक्शन ट्रेड यही था। इनफैक्ट आवाज़ की पिछले 4-5 सेशन की कॉल्स में बिग स्टॉक्स की चर्चा में ये शामिल भी रहा है। इट्स नाउ 2207 एट ऑल टाइम हाई। नीलेश जैन इस पैनल में इस वक्त एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पे फोकस है और जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है BPCL। OMC स्टॉक्स में वैसे ही हमें पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। BPCL ने अपने लोअर हाइज एंड लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन को निगेट किया है, साथ ही साथ डेली टाइम फ्रेम पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो BPCL को लॉन्ग करने की सलाह होगी 370 एंड 375 के टारगेट के लिए 350 का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखें तो यहाँ पे काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहे हैं, इसलिए BPCL में लॉन्ग करने की सलाह होगी 370 एंड 375 के टारगेट के लिए। अनुज, आज DLF ने वाकई कमाल किया। लुक एट DLF, आई मीन डेकेड हाई, ऑलमोस्ट डेकेड, क्या मेरे ख्याल से ये 15 वर्षों का हाई हो गया अनुज, डेढ़ दशक। और आप ये समझ लीजिएगा कि आप DLF को देखिए, आप ओबरा रियल्टी को देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखिए, साउथ बेस रियल एस्टेट कंपनी को देखिए, सेंटेक को देखिए, सब में स्ट्रॉन्ग मूव। अर्निंग्स वाकई स्ट्रॉन्ग थे अनुज, और मेरे ख्याल से इस अंश को लेकर बाजार के कोई भी बिल्कुल दुविधा में नहीं है, कन्विक्शन नजर आ रहा है इस वक्त, है ना? बिल्कुल वीरो। और ये देखिए अगेन एक चीज़, DLF कल नहीं चला, नंबर्स अच्छे आए लेकिन कल नहीं चला। वो कल पूरा दिन थकाया उसने, आज चला स्टॉक, ठीक है ना? अगेन वो पोजीशनिंग का इम्पैक्ट होता है कि पोजीशनिंग एक तरफ, लेकिन उसके बाद अगर नंबर्स अच्छे हैं, और सिर्फ नंबर्स अच्छे नहीं होने चाहिए, उसके बाद आगे का आउटलुक भी अच्छा होना चाहिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि नंबर्स अच्छे हों प्लस आउटलुक अच्छा हो, तो स्टॉक 1-2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद चलेगा ही चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टॉक्स को अर्निंग से मूव करते हैं। और जैसा हम हमेशा डिस्कस करते रहे हैं, DLF का अगर आप अभी भी मार्केट कैप देखें, कुछ भी नहीं है फ्रैंकली, जिस लेवल की DLF कंपनी है। और ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन DLF का 2007 में हाई हुआ करता था 1200-1300 रुपये, ठीक है ना? उसके बीच में रेरा आ गया, इतने सालों की अर्निंग्स आ गई, इतनी री रेटिंग हो गई, और स्टॉक अभी भी 560-570 पर पड़ा हुआ है। तो ये तो खैर बहुत शानदार स्पेस है। और ये पूरी की पूरी स्पेस, एक्चुअली इस स्पेस में अगर आप देखें ना, स्टॉक्स इतने नहीं चले हैं जितने ऑन ग्राउंड रियल एस्टेट चली है। नॉर्मली कहते हैं कि रियल एस्टेट अगर आपको लेनी है तो स्टॉक्स ही क्यों ना ले लो, लेकिन पिछले 2 साल में लोगों ने वाकई में रियल एस्टेट में, फिजिकल रियल एस्टेट में पैसा डाला है इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स। अब आप देखिए, जैसे स्टॉक्स के मूव इतने नहीं है, आप ऑन ग्राउंड जाके प्रॉपर्टी देखिए। फॉर एग्जांपल DLF जहाँ प्रॉपर्टी बेचता है, आप DLF की 2 साल पहले के फ्लैट्स के रेट्स और आज के रेट्स चेक कर लीजिए, और उसके बाद स्टॉक्स चेक कर लीजिए कि क्या उतने चले हैं या नहीं चले हैं। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा भागी है ग्राउंड पे, लेकिन स्टॉक्स उतने नहीं भागे हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा। जी हाँ, इनफैक्ट अनुज के ये जो आखिरी स्टेटमेंट है, गौरांग, अगर मैं इसी को आधार मान के चलूँ कि रियल एस्टेट मतलब एक फिजिकल एसेट के तौर पे उसने बहुत पैसा बना के दिया, और इनफैक्ट नोएडा में तो खैर पूछो ही मत, अनचेजेबल हो गई है प्रॉपर्टी। और अभी वो डिफरेंशियल क्या प्ले करने का वक्त है? DLF, ओबरा रियल्टी और मुंबई बेस्ड कंपनी जैसे फॉर इंस्टेंस सेंटेक, आपका कन्विक्शन किस पर है गौरांग अभी? अनुज भाई की एक बात से मैं समझता हूँ कि अब तक आपने किया वो ठीक अच्छा था, लेकिन भविष्य में क्या कर रहे हैं? और मेरे ख्याल से भविष्य में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बना करके बेचने की योजना है। मैं DLF की बात कर रहा हूँ वीरेंद्र। तो और जाहिर है, जिस प्रकार से 7-7 करोड़ के फ्लैट बेचे थे नोएडा NCR में, मेरे ख्याल से DLF ने, वो एक अपने आप में ही इतिहास बन गया था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुंबई में भी अगर आप देखने जाए वीरेंद्र, तो रीडेवलपमेंट को लेकर के, क्लस्टर्ड रीडेवलपमेंट को लेकर के, और जो पुरानी सोसाइटीज थी उसको रीडेवलपमेंट को देखते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में होंगे। अब तकल्लुफ की बात मुंबई में यह है कि आपके पास लैंड पार्सल है नहीं, क्योंकि आप समुद्र से घिरे हुए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं तो ये कहूंगा कि आपको दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, इन दोनों पर हमारी कवरेज है। DLF पर बने रहने की राय है और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी और बने रहने की राय है।
डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानस आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए क्या होगी ट्रेड? देखिए, जो मेरा ट्रेड है वो ग्रैनुल्स पे खरीदारी करने की रहेगी। ग्रैनुल्स के ऑप्शन पे खरीदारी करनी है क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज पे ग्रैनुल्स ने सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करने लगा, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ग्रैनुल्स का 340 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 7 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 17 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं। 340 का कॉल ऑप्शन ग्रैनुल्स का। ग्रैनुल्स का 40 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। चलिए राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। अनुज जी देखिए, मैं सेल के साइड जाऊंगा। अगर मुझे सेल करना देन आप एसीसी का चार्ट देखिए। फ्लैग फॉर्मेशन जो होता है मींस बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन, उसका आज ब्रेकडाउन मिला है। कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे जो बिकवाली है थोड़ी और चलेगी। 1800 का मेरा इसका टारगेट होगा और जो हमें बेचना है सो लेवल्स 1865 के नीचे सेल बनता है। सो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1875 का और सेल करेंगे एसीसी फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1800। ओके, अगला ट्रेड पिक करते हैं यहाँ पे रचना जी से। रचना जी बताइए आपका ट्रेड क्या होगा आज का चार्ट का चमत्कार? जी मेरा जो ट्रेड रहेगा श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में रहेगा एंड दैट विल बी ऑन द लॉन्ग साइड। और श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स एक अच्छा कंसोलिडेशन करके सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक अपस्विंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। 1870 का अगर यहाँ पे एसएल लगाया जाए फ्यूचर्स पे तो ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 1910 और 1920। ओके, यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस आपका एक बाय ट्रेड है, स्ट्रॉन्ग मूव, फ्यूचर्स का करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करते हुए। अब चलते हैं आज का मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह जी के पास। गौरांग, क्या पिक कर रहे हैं आप? संजोग से वीरेंद्र, अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर की हम बात कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई कंपनी है बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसे हम कहते हैं सेंचुरी प्लाई। ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो लक्ष्य के रूप में 735 तक के लक्ष्य सेंचुरी प्लाई पर हमने निर्धारित किए हैं। और अगर नतीजों में सुधार हुआ, अगर रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार होता है तो स्वाभाविक है वीरेंद्र, बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी वेयर, टैप्स, पाइप्स वगैरह, पेंट वगैरह बनाने वाली कंपनियों पर भी असर अच्छा ही आता है। तो सेंचुरी प्लाई 735 के लक्ष्य लंबी अवधि। सेंचुरी प्लाई 735 के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। मानस ने शुरुआत की ग्रैनुअल्स पर बाय कॉल के साथ। यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन लेना है, ध्यान रखिएगा। नवंबर का 340 का कॉल ऑप्शन, 17 रुपये के टारगेट, 7 रुपये का स्टॉप लॉस। आज अच्छे मूव्स हैं स्टॉक में। उसके बाद राजेश सतपुते जी ने एक सेल कॉल लिया है, वो एसीसी का फ्यूचर्स, 1875 का स्टॉप लॉस, 1800 के टारगेट यहाँ पर ओपन होते हुए दिख रहे हैं। रचना वैद्य जी की कॉल है श्रीराम फाइनेंस पर बाय। ये आपका चार्ट का चमत्कार, फ्यूचर्स पर बाय है यहाँ पर। 1910 और 1920 के टारगेट्स, 1870 का स्टॉप लॉस। और अभी गौरांग जी ने कहा कि उनकी पिक है सेंचुरी प्लाई और ये है इस समय 735 पर। निफ्टी बैंक फिर कोशिश कर रहा है। एक बार HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से रिकवरी दिखानी है तो वो काम इसी को करना पड़ेगा HDFC बैंक को। और अब HDFC बैंक जो है डे हाई के काफ़ी करीब है। अगर ये डे हाई इसने क्रॉस किया आज, प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, अगर डे हाई क्रॉस किया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ पर मामला। लेकिन एक बार ज़रा बिरला सॉफ्ट लेकर आइए। बिरला सॉफ्ट 6% ऊपर यहाँ पर अब इस समय। गावा सर कई बार पिक किया है इसको, बिरला सॉफ्ट स्पॉटलाइट में भी आया है हमारी कई बार। अब क्या टारगेट्स होंगे यहाँ पर? बहुत बढ़िया अप मूव है बिरला सॉफ्ट में। अब कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट गैप है, एक टेस्ट किया आज का ब्रेकआउट, अप मूव मिला, 578.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 600 की तरफ जा रहा है, यहाँ से 20 रुपया ऊपर है। स्टॉप थोड़ा डीप है 550 का, बस उतना ही जरूरी है, उससे कम नहीं चलेगा। क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन यस बिरला सॉफ्ट 600 की तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है। वाकई आई मीन बिरला सॉफ्ट का मूव देख के बेहद शानदार मूव। और याद रखिएगा ये प्राइस इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आऊँगा, जो इसके हिस्टोरिकल हाइज थे उनको इसने आज रीगेन कर लिया। यस यस यस, इसका प्रीवियस हाई था नवंबर 2021। अनुज, नवंबर 2021 ये वो काल था पोस्ट कोविड है, जब हम सब घरों में थे। मतलब आप देख लीजिए कि मिड कैप आईटी में किस प्रकार की तीव्रता है। यही हुआ KPIT में, यही हुआ परसिस्टेंट में। कोफोर जब नीचे है, बट ये इस बार के नंबर्स और मार्केट का बिहेवियर एग्जैक्टली बता रहा है कि अब
ये दोनों धड़े आईटी में, मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर दिया इस बार के मूव ने। और मिड कैप आईटी में भी मौजूद रहना, क्या ये अच्छी सोच होगी इस वक्त? बिल्कुल विरोध। एक बार ना बिरला सॉफ्ट का एक बार 6 महीने का चार्ट, आई थिंक 6 महीने में वो विजिबल होगा। अगर 6 महीने में नहीं होगा तो हम 1 महीने का फायर करेंगे फिर। एक बार ज़रा वो चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। 6 महीने का चार्ट ये देखिए स्क्रीन पर। ये जब बैड न्यूज़ पर स्टॉक चलना शुरू हुआ था, वहाँ से ये क्लियर हुआ था कि अब ये स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड पर जा रहा है। और दूसरा आपने बोला इसमें मार्केट ने कुछ 4-5 स्टॉक्स बना लिए हैं, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, ये सब स्टॉक्स, इनमें क्लियरली इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। बिल्कुल गौरांग, आपकी इस वक्त सबसे जो प्रिफर लिस्ट है मिड कैप आईटी की, उसमें क्या क्या मौजूद है? और ये क्या कोफोर्ज के डिप को बाय करना चाहेंगे गौरांग आप इस वक्त? पीआईटी के बारे में हमने पिछले हफ्ते ही जिक्र किया था। मेरे ख्याल से नतीजे आए थे उसके पश्चात और इसने अपना एक सर्वोच्चम स्तर भी बनाया था। आज के तारीख में भी केपीआईटी मौजूद है, टाटा एलेक्साई है, कोफोर्ज का जो आपने नाम जिक्र किया है वो भी सूची में है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि साइंट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है, एलटीआई माइंडट्री अच्छी कंपनी है, एलएनटी टेक्नोलॉजीज भी अच्छी है। परसिस्टेंट सिस्टम्स पर फिलहाल हमने थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की राय दी है वीरेंद्र, क्योंकि लक्ष्य हासिल हो चुके थे तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना भी जरूरी है। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, ये कि जो 2 धड़े की बात की ना आपने, ये अपने आप में मेरे ख्याल से नतीजों के आधार पर, और अगर निवेशकों ने मिड कैप या स्मॉल कैप आईटी में निवेश किया तो तुलना में दिग्गज से ज्यादा आपने पैसा छोटी मझोली आईटी कंपनी में बनाया होगा। वाकई मिड कैप आईटी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। आपकी स्क्रीन पे आपकी राय चंदन, मिड कैप आईटी में जिस प्रकार के रोल ओवर्स इस बार हुए थे उसमें नो डाउट अबाउट दैट कि परसिस्टेंट सबसे ऊपर परसिस्ट कर रहा था। आप लोगों की प्रिफर्ड लिस्ट में क्या है, क्या क्या क्लाइंट्स को एडवाइस दी गई है मिड कैप आईटी में नवंबर सीरीज के लिए? बिल्कुल वीरू, देखिए आप आईटी की बात करें तो 3-4 काउंटर हमारे रेडार पे रहे और हमारा ऐसा मानना है कि मिड कैप आईटी परफॉर्म करेगा। 3 स्टॉक्स हम फोकस कर रहे हैं। मेनली 2 की बात करें, पहला तो हमें बीसॉफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है। बीसॉफ्ट के रोल ओवर डेटा काफी अच्छे और आप टेक्निकल सेटअप देखोगे तो एक परफेक्ट प्राइस पैटर्न बन रहा है। स्टॉक का एक 50 दिन के मूविंग एवरेज को लगभग पिछले आप देखोगे 130 दिनों से होल्ड कर रहा है। तो राइजिंग ट्रेंड लाइन, नया ब्रेकआउट, वॉल्यूम सर्ज, रोल ओवर एक्टिविटी क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं अभी और भी मूव बाकी है। तो एक बीसॉफ्ट रहेगा जहां पे हमारा मानना है कि 563 के सपोर्ट से अब लगभग 600 तक के लेवल बनेंगे। परसिस्टेंस हमें अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव रोल ओवर देखने को मिला था, मेजर ब्रेकआउट फ्राइडे को हुआ था और वो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं अभी भी 4-5% की रैली दिखाएगा। तो 6050 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 6450 के टारगेट परसिस्टेंट सिस्टम में बनने चाहिए। तो बीसॉफ्ट और परसिस्टेंट 2 काउंटर रहेंगे आईटी में जो हमें पसंद है और कंपैरेटिवली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलनी चाहिए। ओके, बिरला सॉफ्ट। और इस बीच 1-2 स्टॉक्स और ले आइए क्योंकि उसके बाद हम बिग मार्केट वॉइसेस और फिर थोड़ा सा अर्निंग्स पे ध्यान देंगे। कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। सन टीवी का इस कार्यक्रम में कई बार जिक्र भी हुआ था। डॉक्टर साहब एक बार सन टीवी लेके आइएगा। कुछ देर पहले मीडिया स्पेस से ही हमने जी पे बात भी की थी, लेकिन एक बार सन टीवी स्क्रीन पे रखिएगा। इट्स 642। प्रकाश सर, आपको सन टीवी की प्लेसमेंट कैसी लग रही है इस वक्त? कल के हाइस को क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ 642, क्या किसी स्विंग की पॉसिबिलिटी है जिसमें आपको करीब 662 की गुंजाइश नजर आ रही हो? जी आज मैंने रेकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को, सन टीवी मुझे अच्छा लगता है, 641 पर ट्रेड कर रहा है, 635 का एक स्टॉप लगा अगर चले तो शायद आते दिनों में 655 से 660 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है क्योंकि बाय मोड पर है, बाउंस हुआ है लोअर लेवल करीब 620 से, वो जगह अच्छी है जहां से बाउंस हुआ है। उसके बाद एक सेटअप में एक स्ट्रेंथ नजर आती है सन टीवी। ओके चलिए, अब कल निफ्टी की 2 कंपनियां अदानी एंटरप्राइजेस और टाटा मोटर्स के नंबर्स आएंगे, साथ ही डाबर, बर्जर पेंट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नंबर्स पर भी बाजार की नज़र रहेगी। इन कंपनियों के रिजल्ट का अनुमान लेकर आए हैं सुमित। गुड आफ्टरनून। तो किससे शुरुआत करें? टाटा मोटर्स, पहले तो मैं इसके साथ ही शुरुआत करूंगा क्योंकि टाटा मोटर्स के केस में बहुत कुछ अनुमान बाजार लाकर चल रहा है। पहले तो कमेंट्री पार्ट क्रूशल रहेगी इनकी, दूसरा आज सेल्स के नंबर्स भी आएंगे तो पहले सेल्स के नंबर्स में मार्केट रिएक्ट करेगा, प्लस नंबर्स भी, इनके अर्निंग्स भी। तो ये रहे इनके रेवेन्यूज़ का एक अनुमान, करीब 1,05,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू का अनुमान है जो कि 79,600 से बढ़कर आएगा।
EBITDA फ्रंट पे करीब दोगुना होने का अनुमान है, 13,681 करोड़ यहाँ पर EBITDA का नंबर रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रफली 8% से 13% इस तिमाही के अंदर आ सकते हैं। और मुनाफे फ्रंट पर जो घाटा था पिछली बारी 940 करोड़, उसके सामने इस बारी करीब 4,039 करोड़ रुपए का मुनाफा स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो क्या नंबर आता है YOY पे, उस पर आपको नजर रखनी होगी। कंसोलिडेटेड बिजनेस बेहतर करेगा। सीवी बिजनेस के अंदर 3.5% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान बाजार लगा रहा है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में 3% का ही डिप इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट ईज आउट हुई है, तो वो कितना हद तक कंपनी के मार्जिन पे रिफ्लेक्ट करेगा। SUVs पे प्रेशर अगर आ रहा है तो वहाँ पे किस तरह की दिक्कत। लेकिन JLR के वॉल्यूम में एक बढ़िया ग्रोथ YOY, क्योंकि चिप शॉर्टेज की जो बातचीत पहले थी वो खत्म हो चुकी है, तो उसका एक बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस नई जो इन्होंने वॉल्यूम नए अपने जो मॉडल्स लॉन्च किए हैं उससे इनके किस तरह के मार्जिन रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वो, तो कैसा ये पार्ट भी क्रूशल रहेगा। JLR का जो EBITDA मार्जिन है वो रफली 14% 15% के आसपास रहेगा, 10-10.5% के सामने। और JLR के जो वॉल्यूम्स हैं वहाँ पर भी 18-18.5% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बेटर परफॉर्मेंस JLR जो पूरे नंबर्स को लीड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस लिहाज से आप टाटा मोटर्स के YOY बेसिस पे नंबर अच्छे आने का अनुमान लगाकर चल सकते हैं। ओके, YOY इन पे अच्छे नंबर्स। कुरांग जी, क्या व्यू रहेगा आप टाटा मोटर्स पर? निरंतर खरीदारी की राय रही है, 740 के लक्ष्य है, और मैं उम्मीद करता हूं जो डेट जीरो डेट या डेट कम करने की बात की है कल, उस पर थोड़ी बहुत टिप्पणी मैनेजमेंट दे तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज होगी। और जो आंकड़े JLR की तरफ से अभी हमारे मित्र सुमित भी बता रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि JLR का योगदान काफी अच्छा आना चाहिए। जिस प्रकार के आंकड़े हमने ग्लोबल बिक्री के आंकड़े देखे अब तक, और कॉम्पैक्ट SUV में तो बेताज बादशाह है ही निक्सॉन को लेकर के। नए अवतार में जो हैरियर और सफारी भी इन्होंने उतारी है बाजार में, वो भी उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से इनका स्वागत किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे आंकड़े लेकर के आएंगे। अच्छे आंकड़े लेकर के आएंगे। चलिए अब बात करते हैं दो FMCG कंपनियों की। डाबर और बर्जर पेंट्स दोनों वैसे हैं लार्ज कैप कंपनियां, तो जानते हैं कि इनके नंबर से क्या एक्सपेक्टेशन है। सुमित, देखिए FMCG ने सो फार बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नंबर नहीं दिए हैं। कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ दिक्कत है। जैसे अभी थोड़े पहले अदानी के नंबर आए थे, वहाँ पर भी अदानी वेलमर के थोड़े प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। अब डाबर के नंबर्स की बात करते हैं, जहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, यानी कि 5 से 7%, 8% के आसपास की एक ग्रोथ की बातचीत है। ये 7.5% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, करीब 3210 करोड़। EBITDA 7.5%, करीब 645 करोड़ रुपए का EBITDA इस तिमाही में पोस्ट हो सकता है। मार्जिन फ्रंट पर 20% यानी स्टैग्नेंट मार्जिन रहेंगे, और मुनाफा करीब 3% बढ़ने का अनुमान है, 505 करोड़ रुपए, ये TV18 का पोल है। इसके अलावा डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब 4 से लेके 5% बाजार अनुमान इस बार लगा रहा है। पिछली तिमाही में ये 3% था और पिछले साल इस तिमाही में 1% था। तो लो बेस के सामने बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ YOY, और स्टैग्नेंट बेस के सामने Q on Q बेसिस पे एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ की यहाँ पे नंबर रहेंगे। बादशाह मसाले पिछली बार ड्रैग करके गए थे, इस बार नंबर्स पे कैसा इंपैक्ट करते हैं ये एक पार्ट रहेगा, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन अदरवाइज थोड़े बेटर साइड पर नंबर आप YOY बेसिस पे डाबर के केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बर्जर के केस में जरा बर्जर के नंबर्स देखा जाएगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी सी ईज आउट जरूर हुई है बर्जर की, लेकिन YOY बेसिस पर, लेकिन Q on Q बहुत ज़्यादा नंबर में फायरवर्क नहीं है। 10% का रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, 42% EBITDA, लो बेस के सामने यहाँ पे बढ़िया EBITDA ग्रोथ है। और लाइक वाइज EBITDA मार्जिन और मुनाफे का नंबर भी इसी तरह लो बेस में बढ़िया बढ़ रहा है। करीब 51% के आसपास मुनाफा बढ़ेगा, और 14 से सीधे 17.5-18% के आसपास मार्जिन आएंगे कंपनी के, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हुई है तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन पर है। हालांकि जो एशियन ने बात मेंशन की कि रेंज का कम होना और दिवाली का शिफ्ट होना Q3 की तरफ, वो थोड़ा डिमांड को पुश कर रहा है, ये इम्पैक्ट कर सकता है इनके केस में भी। लेकिन शायद बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा होगा था एशियन के नंबर के बाद, इस लिहाज से आप बर्जर पेंट में नजर रखेंगे। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे प्रीव्यूज़ देने के लिए। अच्छा, मेन वाइल बैंक निफ्टी में एक और मूव आया 42,700 के ऊपर, और इस बार अगर ये टिक गया, फॉर एग्जांपल 42,720-25 के ऊपर अगर टिक गया, तो मुझे लग रहा है कि एक वो कंफर्मेशन होगी, वो शायद एक शॉर्ट कवरिंग मूव की जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन टिकना ज़रूरी है इसका, और 3 PM पर फिर वो मूव आता है या नहीं, वो देखने के लिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक लेकर लौटेंगे, और हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल भी जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड आफ्टरनून। और आपके पास मैं आ रहा हूँ बस 10 सेकेंड में। हाँ, एक मार्केट पर मेरी नज़र गई थी सिर्फ देखने के लिए कि वो 3 PM मूव आ रहा है यानी, उसको एड्रेस करेंगे।
लेकिन अभय जी, इस समय मार्केट में क्या व्यू बन रहा है? क्या एक मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट है आपके हिसाब से? हालांकि प्राइस वाइज थोड़ी करेक्शन आई ज़रूर है, लेकिन क्या आपको लगता है मार्केट अभी कॉम्प्लेसेंट है जो सब कुछ हो रहा है उसके हिसाब से, या ये जो ओवरऑल तेज़ी रही है वो जस्टिफाइड है? गुड आफ्टरनून अनुज, आपको और आपके सारे दर्शकों को। मुझे लगता है कंप्लेसेंसी कम हुई है मार्केट में, क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूँ अभी लोग कॉशियस है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा है। कंप्लेसेंसी मुझे जो दिख रही है अनुज, वो दिख रही है लोकल इकोनॉमी को देख के, क्योंकि एक बड़ा कंसेंसस है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, कंजम्पशन स्ट्रांग है, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, गाड़ियों की सेल, घरों की सेल, वो अच्छी है। तो उस हिसाब से कंप्लेसेंसी मुझे डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज्यादा दिख रही है अनुज, ग्लोबल फैक्टर्स पे कंप्लेसेंसी नहीं है, क्योंकि एक डर है कि जो युद्ध का माहौल है या फिर इंटरेस्ट रेट्स का है, फेड क्या रेट बढ़ाएगा, सेम रखेगा, क्या व्यू देगा, ये सब एक चिंता का विषय है। और मुझे जितना हम डेटा अभी देख रहे हैं अनुज, क्योंकि हम काफी रिसर्च करते हैं ऑन ग्राउंड, रिटेलर से, ट्रेडर से, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कंजम्पशन चेक करते हैं, तो एक थोड़ी हल्की चिंता का विषय इस समय ये अनुज की पिछले नॉर्मली जो सीजन होता है नवरात्रि और दिवाली के बीच में, वो पीक सेल सीजन होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, और इस समय अगर मैं बताऊं आपको तो वो काफी वीकनेस के दौर से चल रहा है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी सेल की, वो अभी इस समय नहीं है मार्केट में। तो ये डेटा पॉइंट है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही रहेगा और एक जो डिमांड है वो एकदम बहुत ही गिर जाएगी, क्योंकि पिछले 7-8 साल में हमने देखा है कि 2 बार ऐसा हुआ कि ये सीजन अच्छा नहीं था, पर फिर सडनली पोस्ट दिवाली डिमांड पिक्ड अप और दिसंबर में जाके डिमांड काफी अच्छी हो गई। तो ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि क्यों ऐसा होता है, पर जितना हम अभी समझ पा रहे हैं ऑन ग्राउंड रिसर्च से, तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन में अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस है, वो मुझे नहीं लगता मार्केट अभी फैक्टर कर रहा है। ओके अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभय जी जो रही है इस मार्केट की प्रॉब्लम रही है, वो है HDFC बैंक। आपके हिसाब से क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या गड़बड़ है, और क्या इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका है, या फिर वो बस एक जो यहाँ पैसा बनना था, बड़ा पैसा, वो बन चुका है? देखिए, अल्ट्रा मेगा कैप हो गया इंडिया के उसमें मार्केट में, और इन्वेस्टर्स का कंसर्न और हमारा भी कंसर्न काफी समय से यही है कि एक तो जो मर्जर होगा उसकी एक्चुअल मर्जर की कॉस्ट क्या होंगी, क्योंकि एक एस्टिमेट था पहले जो मैनेजमेंट ने दिया था, पर पिछले क्वार्टर में भी ऐसा लगा कि वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है मर्जर की, वो एक्चुअली हायर देन एक्सपेक्टेशन है। बैंक की टॉप लाइन ग्रो हो रही है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, पर अब एक मर्ज एंटिटी का क्या ग्रोथ रहेगा, वो आई थिंक इन्वेस्टर्स अब वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं कि अगले 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देखें। जिस मैनेजमेंट डेप्थ की मैं बात करूं और अपॉर्चुनिटी की स्पेस की बात करूं तो बहुत बड़ा है, पर थोड़ा प्रेशर इसमें इंडियन बैंक्स में जो है वो इसलिए भी है कि आप यूएस के बैंक्स देखें, ऑलमोस्ट सारे के सारे 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका स्पेशली। तो एक आई थिंक ग्लोबली बड़े इन्वेस्टर्स का लार्ज बैंक से इन्वेस्टमेंट का मूड मुझे लगता है अभी कम है, एलोकेशंस भी कम है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 6 महीने में ये रिवाइवल होगा। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप देख रहे हैं 5 साल से ज्यादा की आपकी व्यू है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, और ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। ये जो NBFCs का नॉन लैंडिंग चंक है, जिसमें मैं बहुत सारे स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, आप इसमें AMC स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। HDFC AMC इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। देन वी हैव इंश्योरेंस स्टॉक्स, HDFC लाइफ, SBI लाइफ। मैं ब्रोकिंग कंपनियों के और एक्सचेंजेस के स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पर, और सब ने अच्छा मूव दिया। BSE को देखिए, ऑल टाइम हाई। MCX को देखिए, CDSL को देखिए। आपका ये प्रिफर्ड स्पेस है क्या इस वक्त? जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। ये हमारा प्रेफर्ड से बहुत टाइम से है, और मैं अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर एंजल ब्रोकिंग हमारे पोर्टफोलियो में जब वो लिस्ट हुआ था तब से है। CDSL, कैम्स, ये सारे स्टॉक्स हैं, और इसलिए हमने रखे हैं काफी समय से, क्योंकि एक जो अगर कैपिटल मार्केट इंडिया में ग्रो करेगा और एक फाइनेंशियलाइजेशन होगा सेविंग्स का, तो ये जो कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी बेनिफिशियरीज होंगी। और दूसरा वीरेंद्र, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्योर
सर्विसेज का मॉडल है, तो आपका जो मार्जिन है जैसे डिमांड बढ़ती है बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका स्केल अप करने में आपकी कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो एक तो इसमें इन बिजनेसेस में दो तीन बहुत अच्छी बात है। एक कि आपका जो भी अर्निंग्स है वो कैश में है, आपका कोई रिसीवेबल्स नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, आपको बोरो नहीं करना है, तो उसकी वजह से जो भी आपकी अर्निंग्स है उसका बहुत लार्ज पार्ट आप इन्वेस्टर्स को वापस कर पाते हैं। दूसरी क्लियर ग्रोथ है, और तीसरा ये मार्केट जो इंडस्ट्रीज है काफी कंसोलिडेट हो गई है और हाई एंट्री बैरियर है। अब जैसे सीडीएसएल का आपने नाम लिया, सीडीएसएल और एनएसडीएल दो ही एक डिपॉजिटरी है, तीसरी डिपॉजिटरी इस टाइम बनाना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम है। एक्सचेंजेस है एनएसई बीएसई, यही दो एक्सचेंजेस हैं। एमसीएक्स एक तीसरा है पर वो अलग फील्ड में है। तो एक जो मार्केट है, और ब्रोकिंग में भी देखें, अगर एएमसीज में भी देखें, तो मार्केट काफी कंसोलिडेट हो चुका है। तो मुझे लगता है ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको अगले 5, 6, 8 साल तक ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का पूरा बेनिफिट मिलेगा, और कैपिटल मार्केट जैसे हमारा डीप होगा, बड़ा होगा, उसका भी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही यूनिक प्लेस है, और वैल्यूएशन भी इस टाइम पे ज्यादा स्ट्रेच नहीं है। यानी कन्विक्शन है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू टू होल्ड। अभय जी की शायद मोटा मोटी राय स्पेस को लेकर यही है। अभय जी, ऑटो में कोई खास धड़ा जिसको आप लोग अभी भी चेस कर रहे हो, एनी पर्टिकुलर चंक लाइक टू व्हीलर स्पेस या फिर बैटरीज या फिर टायर, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? नंबर्स आपने देखे ही आज, कन्विक्शन लिस्ट में अभी भी क्या सबसे ऊपर है? ये टू व्हीलर्स एक अच्छा प्रेफर्ड सेगमेंट है जिसको हम काफी क्लोजली देख रहे हैं पिछले 3 साल से, और नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। स्पेशली काफी समय के बाद हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी इंप्रूव हुए, जो एक वीकनेस थी। पर मुझे लगता है जैसे ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा पिकअप है, डेवलपिंग मार्केट्स में, अफ्रीकन मार्केट्स और उस तरह के मार्केट जहाँ पे कि टू व्हीलर्स ज्यादा बिकते हैं, तो हमारा जो बजाज ऑटो का और बाकी कंपनीज का जो एक्सपोर्ट का नंबर था वो काफी समय के बाद अच्छा आया। तो एक मुझे लगता है टू व्हीलर स्पेस, और उसमें टू व्हीलर में जो शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का, वो एक बड़ा प्ले है इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना। और अभी वो मार्केट बहुत फ्रैगमेंटेड है, मेरे ख्याल से करीब 30-35 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज है इंडिया में, पर वो धीरे धीरे कंसोलिडेट होता जाएगा। और मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे 3-4 साल बाद वो ये वापस बड़े प्लेयर्स के पास ही आ जाएगा, क्योंकि इनके पास ही कैपेबिलिटी है उस स्केल को मैनेज कर पाने की। दूसरा जो आपने कहा बैटरीज, यस बैटरीज पे मुझे लगता है भारत सरकार का भी काफी फोकस है कि कैसे बैटरी मार्केट को डेवलप करें जिससे फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो, इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो। तो बैटरीज की ज्यादा कंपनीज नहीं है, पर जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको हम काफी ट्रैक कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कहाँ पे एक अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब आईटी में क्या व्यू बन रहा है अभय जी, दोनों लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में? क्योंकि मिड कैप आईटी में वन वे रैली रही है और लार्ज कैप ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। जी अनुज, मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो लार्ज कंपनीज आप देखें, बॉडी शॉप्स बन गई थी और अभी भी हैं लार्जली, और फोकस हमेशा उनका यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करें और उनको बिल करें कस्टमर्स को। पर वो पूरा जो मॉडल है वो चेंज हो गया है ग्लोबली अनुज, और जो फोकस है कस्टमर्स का अब वो प्रोडक्ट पे है, सर्विसेज पे नहीं है। और ये जो हमारी लार्ज कंपनीज हैं ये इस मॉडल को चेंज कर पाएंगी, पर इनको टाइम लगेगा, साल भर मुझे लगता है लगेगा कि वो बॉडीज से और सर्विसेज से निकल के प्रोडक्ट पे फोकस करें। तो मुझे नहीं लगता कि एक साल में हमको ज्यादा एक्सपेक्ट करनी चाहिए लार्ज कैप आईटी कंपनी से। जो छोटी कंपनीज है अनुज, वो compete करने के लिए ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट फोकस थी, तो उनका जो प्रोडक्ट फोकस है इस समय उनको हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज जो है, जो मिड कैप और मिड से भी थोड़ा छोटी स्मॉल कैप आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट कंपनीज हैं, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी वहां पे बहुत अच्छी है फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके अभय जी, मिड कैप्स में जो डिप आया उसमें एक जो ओवर हीटेड चंक था लाइक डिफेंस कंपनीज, वो रिट्रेस हुई। ज़्यादातर डिफेंस कंपनी सरकारी हैं, रेलवे कंपनियां वो रिट्रेस हुई। आप मतलब इस डिप के बाद रेलवे या फिर डिफेंस, इन दोनों में से किसी चंक में री एंट्री करने के लिए आतुर हैं इस वक्त क्या, या फिर ये प्राइस आपको आकर्षित कर रहा है, या फिर आप अवॉइड ही करेंगे अभी?
वीरेंद्र अच्छी थीम्स हैं, डिफेंस और रेलवेज ऑब्वियसली क्लियर ग्रोथ पाथ है इंडिया में। जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगी डिफेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी और रेलवेज की भी। पर मेरा दो कंसर्न्स हैं, एक तो ये जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए पब्लिक सेक्टर वाले स्पेशली, उसमें फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम होता है, तो इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाता है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरा इसमें गवर्नमेंट एक कंटिन्यूअस सेलर रहती है थ्रू ओएफएस, जो कि प्राइसेस पे प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो रैली हुई थी शार्प, मैंने फ्रैंकली वीरेंद्र जी उसको काफी आश्चर्य से देखा, और अभी जो करेक्शन भी है उसको देख के मैं ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है करेक्शन के बाद भी ये स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यू से काफी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मार्केट का रुझान इनकी तरफ से कम हुआ तो मुझे लगता है ये और भी नीचे जा सकते हैं, जैसे जिस लेवल पे पहले ट्रेड करते थे। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडिसेस पे, बाजार की सूरत हाल पर, सेक्टर्स पे अपने आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, और निकट भविष्य में आपसे जल्द ही बात भी होगी। एक दो स्पेस और छेड़ लेते हैं जो आज के लिए क्रिटिकल थे। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी ऑटो इंडेक्स लिखे आइएगा। इट्स 15855। अनुज, तारीख थी पहली, ज़माना इंटरेस्टेड होता है ये नंबर्स देखकर एक व्यू बनाने के लिए, हैं? बिल्कुल। खुश है ज़माना आज पहली तारीख है, वो ऐड याद है अनुज? है खुश है ज़माना आज पहली तारीख है। अच्छा खैर, अब वास्तविकता पे बात करते हैं। नंबर्स कैसे लगे अनुज, और इन नंबर्स के बाद कोई कन्विशन लिस्ट में अपीयर हुआ स्टॉक? बिल्कुल वीरू, उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी एक बार और देख लीजिए, 42,737 एकदम से। और अब हालांकि वीवैप होगा ये, तो इसके लिए अभी भी 42,700 की कॉल में कोई खास मूव आया नहीं होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा मूव होगा नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर 42,750 क्रॉस होने लगा और वीवैप पे इम्पैक्ट आया तो ये मूव आएगा। ये वैसे कॉल राइटर तो सेफ है, वो अब तक स्क्वायर ऑफ कर चुका होगा, लेकिन एकदम से मूव आया था। और HDFC बैंक, और एक बार ज़रा शायद लेकर आइए आप इंटरडे में ICICI बैंक, देखते हैं कहाँ से ये मूव आया। वैसे हाँ, HDFC बैंक डे हाई पर। वैसे खैर जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब ये वीवैप होगा तो इसके लिए खैर शायद इस मूव का इतना मीनिंग है नहीं, लेकिन शार्प मूव आया लास्ट के कुछ मिनटों में। खैर बात हो रही थी ऑटो की, और बिल्कुल वैसे हमारे लिए तो 31 तारीख को मूव होता है, जो लोग 1 तारीख की बात करते हैं। लेकिन खैर एक चीज़ है वीरू, ऑटो सेल्स में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इस बार एक ट्रैक्टर्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा। अब वो भले ही चाहे मॉनसून का इम्पैक्ट रहा हो या कुछ भी रहा हो, अदरवाइज अगर आप देखें तो CV बहुत स्ट्रांग था। खासतौर से आयशर मोटर्स का CV बहुत स्ट्रांग था। अब देखते हैं अशोक लेलैंड का CV कैसे करता है मेरे ख्याल से, लेकिन आयशर का CV 24% ऊपर था। टाटा मोटर्स का भी CV बिजनेस अच्छा था, तो उस हिसाब से स्टॉक भले ही ना चले हों, लेकिन ये अच्छा था। मारुति के नंबर्स बहुत अच्छे थे। मारुति के नंबर्स मुझे लगा कि काफ़ी शानदार थे। मारुति के रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार थे। मुझे लग रहा है मारुति में वो ग्रेजुअल री रेटिंग चलती रहेगी। मारुति ने कुछ तो ठीक कर लिया है, मारुति ने जो उसकी एक प्रॉब्लम चल रही थी, तो मारुति तो काफ़ी अच्छा हो गया है। उसके अलावा टू व्हीलर्स के नंबर्स बहुत शानदार थे। तीनों के तीनों सेल्स नंबर्स, चाहे आप मारुति ले लें, सॉरी हीरो मोटो ले लें, चाहे आप बजाज ले लें, चाहे आप TVS ले लें, तीनों के नंबर्स जो है ना वीरू बहुत शानदार रहे थे। और ये एक चीज़ थी। अच्छा, वो बैंक निफ्टी में मूव आते ही फुस हो गया वापस, वो फिर 42,700 के नीचे आ गया, तो बिल्कुल कोई मूव नहीं है यहाँ पर। जी, तो ऑप्शन राइटर्स आज निफ्टी के, बैंक निफ्टी के 42,700 के, 42,600 के, या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जो, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे बड़ा पुट राइटर था 42,500 का, वो सेफ जा रहा है आज के सेशन में, एटलीस्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। खैर अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉल एकत्रित कर लेते हैं। और BTST STBT ट्रेड्स एक ग्लोबल इवेंट है, याद रखिएगा। मैं अपने मेहमानों से फिर कहूँगा, अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है कॉल देने में, तो आप इस प्रश्न को स्किप भी कर सकते हैं, कंसिडरिंग दिस ग्लोबल इवेंट। मानस, आपका व्यू क्या कैरी कर रहे हैं आप कल के लिए? और देखिए, कोई फ्रेश ट्रेड नहीं रहेगा। BTST के लिए स्किप करेंगे, लेकिन जो अभी पहले मैंने रिकमेंडेशन ट्रेंड और ग्रैनुल्स पे दिए हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, लेकिन कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं है। वीरू, ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए अपफ्रंट आपको। आपने अपफ्रंट ऑप्शन दे दिया तो हर कोई ले लेगा, फिर हम ट्रेड्स लेंगे कैसे? ये भी ट्रेड है अनुज? नहीं, ये ठीक है, ये ट्रेड है, लेकिन ये गैस की तरफ से आने दीजिए ना, आप अपनी तरफ से ऑप्शन मत दीजिए। गैस को बोलने दीजिए कि नहीं मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, वरना वो हर कोई यही बोल देगा। चलिए, गाबा सर ने कोई ना कोई ट्रेड जरूर निकाली होगी। गाबा सर, आपका BTST ट्रेड? बिल्कुल 100% मैं तो दूंगा, क्योंकि स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। पोर्टफोलियो का स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स।
बाउंस मिला है 1000 से, बढ़िया जगह से बाउंस मिला है, फिर एक अप मूव मिला है, फिर एक साइडवेज मूव मिला है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, फिर एक अप मूव आज शुरू हुआ है, ट्रेड करा है 1045। मेरे ख्याल से इसका टारगेट 1075 होना चाहिए, एक दो दिन दीजिए, स्टॉप होगा 1040। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है, मैं तो दूंगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। बिल्कुल। खैर अपनी अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस, और मानस यू आर वेल विद इन योर राइट्स। मैं उससे मजाक में कह रहा था। यूनाइटेड स्पिरिट्स हमारा बिग स्टॉक भी था, और जो हमने चर्चा की थी कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी कंपनी ने और 1020 के लेवल को प्रोटेक्ट किया था, तो वो अपने आप में एक साइन था। लेकिन गाबा सर की तरफ से यहाँ वैलिडेशन उस कॉल पर। रचना जी, आपकी ट्रेड क्या होगी? जी, मेरी तरफ से रहेगी अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स पे शॉर्ट ट्रेड, और यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे लगाएंगे 4870 पे, और अगर इसको शॉर्ट करेंगे करंट लेवल्स पे, तो डाउन साइड पे आपके टारगेट्स हो सकते हैं 4780 एंड 4740। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी देखिए, मैं टोरेंट फार्मा में बाय करूंगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, हालांकि अभी तक मूव शुरू नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे क्लियरली दिखती है। 1900 1930 ये इसका बाइंग जोन है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1890 का। एंड अकॉर्डिंग टू मी इसका जो टारगेट रहेगा इनिशियली वो रहेगा 2000 का, और उसके बाद अगर चलता है तो फिर मुझे लगता है बड़े बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। तो इट्स अ बाय इन टोरेंट फार्मा। ओके, चंदन आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू, मेरे को पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल वीरू, मेरा अब ट्रेड रहेगा एक नॉन एफनो काउंटर, शक्ति पंप। ये काउंटर काफी अच्छा सेटअप बना रहा है, हालांकि मार्केट में बिकवाली, इसके लिए मैं साइड लाइन काउंटर की तरफ जा रहा हूँ। वीकली सेटअप काफी अच्छा है। वीकली चार्ट में आप देखोगे नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है, वो भी इसके न्यू लाइफ टाइम हाई पे। तो कहीं ना कहीं बड़ा मूवमेंट इस काउंटर में बनेगा, हल्का सा फॉलोअप मिलते ही। पिछले लगभग 8 दिनों का स्ट्रक्चर देखें तो एक हल्का सा ट्राइंगल फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1045 का सपोर्ट रहेगा, 1120 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, शक्ति पंप। चलिए, ये एक और ट्रेड हो गई। अब चलते हैं, नीलेश की ट्रेड रह गई, फिर डीलिंग रूम का भी हमको हालचाल पता करना है। नीलेश, आपका ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल देखिए, खरीदारी पे फोकस है। एक्चुअली रडार पे आया था मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट, बट वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो दूसरा एक बैकअप स्टॉक है ओबेरा रियल्टी। सारे ही रियल्टी काउंटर्स में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिला था, और यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ओबेरा रियल्टी में लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने की सलाह होगी। 1180 और 1200 तक की अपसाइड अभी भी यहाँ पे पॉसिबल है और अभी भी दिखाई दे रही है, इसीलिए यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे ओबेरा रियल्टी को, कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 1145। ओके, चलिए, ये सारी ट्रेड्स पूरी हुई। अब डीलिंग रूम में 2 स्टॉक्स जो चर्चा में आ रहे हैं उनको जान लेते हैं। यतिन के पास चलते हैं वापस। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले टाटा स्टील, और रिजल्ट्स के पहले काफ़ी शॉर्ट ओआई हमको दिख रहा है बढ़ता हुआ। लगभग 22 लाख शेयर्स शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट साइड पे ऐड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक आज थोड़ा बहुत प्रेशर में है, और रिजल्ट्स के पहले काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ बिकवाली कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है 112 से लेकर 114 तक के टारगेट्स लोअर साइड पे देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ डीलर्स जो है एसटीबीटी की रणनीति अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इसके अलावा बीपीसीएल है, ये एक काउंटर है जहाँ काफ़ी अच्छी पोजिशनल बाइंग देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स जो है वो ठीक ठाक आए थे, और काफ़ी यहाँ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक फंड्स के द्वारा। डीलर्स को लगता है पोजिशनली 365 से लेकर 375 के टारगेट्स ये काउंटर पे आ सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 4-4.5 लाख शेयर्स फ्रेश ऐड हुए हैं नवंबर सीरीज में। तो बीपीसीएल पे बाय और टाटा स्टील पे सेल की रिकमेंडेशन आज डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ओके, बीपीसीएल पर बाय, ये इस समय क्लियरली एक व्यू। और बीपीसीएल में आज 200 डे मूविंग एवरेज भी डिफेंड किया है, तो अच्छे मूव यहाँ पर आए इस समय। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा पिछले कुछ मिनटों में, वो एक्सपायरी से पहले, और वो कल के वो आज रात के फेड के डिसीजन से पहले काफ़ी मूव्स हैं यहाँ पर। जिंदल स्टील एंड पावर में एक और नॉक आया। सुबह से टॉप एफ&ओ लूज़र था, लेकिन अब 8% नीचे, और आज इसका ओपन इंटरेस्ट गेन सबसे ज़्यादा 26% का ओपन इंटरेस्ट गेन यहाँ पर। काबा सर, ये क्या कंप्लीट कोलैप्स माना जाए स्टॉक को? कोई ट्रेड यहाँ पर? जिंदल स्टील एंड पावर एक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, कैप डाउन मिला और 200 मूविंग एवरेज भी ब्रीच हुआ। ट्रेड कर रहा है 584, लगता है 550 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम 600 का कोई स्टॉप लगा चले, इसे अब भी शॉर्ट कर सकता है जिंदल स्टील पावर। वीक स्ट्रक्चर है ये जिंदल स्टील।
ओके, जिंदल स्टील आज नंबर्स के बाद काफ़ी ख़राब रिएक्शन, बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये हुआ है मई 2023 के बाद फिर एक बार। और जितने डिफरेंशियल से आज ये क्लोज कर रहा है 200 डे के नीचे, एग्जैक्टली उस वक्त भी अगर आप देखें तो इसी क्वांटम में ये नीचे गिरा था। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जो कि इस वक्त डे लो की ट्रेजेक्ट्री में है। पेट्रोनेट को देखिए, पेट्रोनेट चंदन, ये पेट्रोनेट और एक बार आज सुबह इनफैक्ट मैं आईजीएल को देख रहा था और इनके मैं स्टैट्स को देख रहा था पुट ऑप्शंस के भी 380 पर, यानी दोनों ही स्टॉक्स का कोलैप्स हुआ लास्ट मंथ, वो कंटिन्यू करा, शॉर्ट इस मंथ भी आए। पेट्रोनेट ने वो बेस भी तोड़ दिया जो कि 19 सितंबर से परसिस्ट कर रहा था, और आईजीएल ने वो बेस भी तोड़ दिया जो कि दिसंबर 2022 से परसिस्ट कर रहा था। ये इन दोनों स्टॉक्स की नई ट्रेजेक्टरी क्या होगी लोअर साइड पे चंदन? बिल्कुल, देखिए वीरू, इनमें स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया और पेट्रोनेट एक काउंटर होता था जो एक रेंज में रहता था, नीचे में 215 और ऊपर में 240, और 3 महीने पहले इसने ऊपर भी ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया। तो मेरे हिसाब से पहला लेवल तो बनेगा 190, और वो तो ऐसा लग रहा है कि अभी कल टूट नहीं जाए, और 190 तोड़ने के बाद यहाँ पे डाउन साइड 170 तक ओपन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर मंथली, वीकली, डेली चार्ट में वीक हो चुका है। 190 और 170 डाउन साइड टारगेट ओपन हो रहे हैं। इसका जो हर्डल रहेगा वो 203 के आसपास रहेगा। जब तक 203 नहीं निकलता है, आप समझ सकते हो मौजूदा लेवल से 10-15% डाउन साइड और इस काउंटर बन सकते हैं। अब आपने पेट्रोनेट के बाद में आईजीएल की बात की, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पूरा वीक हुआ है। लास्ट मंथ एक बेरिश कैंडल बना था, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है, यानी कि नेगेटिव स्ट्रक्चर मंथली चार्ट पे बन रहा है, सिमिलर टू राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे डाउन साइड ओपन हो रहा है लगभग 355-360 के आसपास। तो दोनों ही काउंटर में ऐसा लग रहा है 5 से 10% तक के नए डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ है काफी महीनों के कंसोलिडेशन के बाद। आईजीएल, पेट्रोनेट, ये पिछले 20 दिन के सबसे बुरे इंसिडेंट्स रहे इस बाजार के। खैर, इससे बाहर निकल के आते हैं। अनुज, फाइनली निफ्टी ने सरेंडर किया और ये लॉसेस शायद जो आखिरी के 10 मिनट में बड़े हैं, ये मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी ने स्पॉन्सर किए हैं। बट अब हम एक ग्लोबल इवेंट की तरफ जा रहे हैं। इंडेक्स की ये लेवल पोजीशनिंग कैसी नज़र आ रही है और क्या न्यूट्रल जाएं? बिल्कुल न्यूट्रल जाएं वीरू। और अब तो मैं कहूँगा कि जो मार्केट का लास्ट 5-10 मिनट का ट्रेडिंग एक्शन रहा है वो इवन प्रोटेक्टेड लॉन्ग भी ना लें, मार्केट में एक बार मुंह आ जाने दें, क्योंकि आज का प्राइस पैटर्न काफ़ी ख़राब है। हालांकि हम अपने उस सेकंड बेस के नीचे नहीं गए, लेकिन वो तो अगर गैप डाउन हो गया तो कुछ भी हो सकता है। एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए इंट्राडे में, वो मेरे को देखना था। और एक बार मैं अपने एक जहाँ पे मैं चेक करता हूँ लाइव रेट्स, मैं एक बार देख रहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूएस की जो 10 ईयर यील्ड है वो एक्चुअली काफ़ी नीचे आई है हायर लेवल से, फिर भी इस तरीके का डिक्लाइन आया है निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी नॉर्मली प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है कि ओवरनाइट बड़ा जब अगर मूव आना है वो किस तरफ आ सकता है। मतलब ये इस तरीके का मूव अगर प्रीएम्प्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एक एक्सपेक्ट कर रहा है या तो डर रहा है कि शायद वो कमेंट्री हॉकिश होगी फेड की। ये आईटी का मूव जो बता रहा है कि शायद फेड की कमेंट्री हॉकिश होगी और शायद बॉन्ड यील्ड उसकी वजह से बढ़ जाए, शायद ये एक पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से। इसके लिए मैं कहूँगा अगर ये रीज़न नहीं होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कहूँगा अब इशू ये है कि क्या शॉर्ट करके जाना चाहिए आपको, परहैप्स नॉट। चाहें तो एक पुट ऑप्शन लेके अगर आप जाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है तो, और कल एक गैप डाउन मिल सकता है तो। वरना बेटर स्ट्रेटजी तो यही रहेगी कि कल सुबह आ जाएं, एक बार सारी न्यूज़ देख लें क्या हो रहा है और उसके बाद एक व्यू ले लें। और एक चीज़ कहूँगा, मिड कैप्स में भी कोलैप्स आया लास्ट के घंटे में, सिर्फ निफ्टी आईटी में नहीं। अगर आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स एकदम से कोलैप्स हुआ लास्ट में और डे लो पर ये इंडेक्स बंद हो। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो एडवांस डिक्लाइन फ्लैट था और मिड कैप इंडेक्स मतलब डे हाई पे तो नहीं था लेकिन ग्रीन में था। अब देखिए कहाँ पर एडवांस डिक्लाइन बंद हो रहा है और कहाँ पर मिड कैप इंडेक्स बंद हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आखिरी का घंटा खराब रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा वीरू, F&O सेटअप कैसा है? जी हाँ, आखिरी का घंटा खराब रहा। बिल्कुल अनुज, उसी पे आ रहा था मैं एग्जैक्टली जब इंडेक्स आज आखिरी में कोलैप्स होता हुआ निफ्टी आईटी के आई थिंक मद्देनज़र बीते लगभग 20 मिनटों में 100-125 पॉइंट निफ्टी आईटी लूज़ किए। लेकिन आइए डॉक्टर साहब, ब्रेथ लॉन्ग 39 मात्र लॉन्ग 39 और शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें तो करीब 9 काउंटर्स पे थी। यानी शॉर्ट्स को कवर करने का जो
आई थिंक एक होता है ना रुझान, एक ट्रेंड होता है, वो इस बाजार में बिल्कुल नहीं था। और जो तीसरे पायदान पे था इट्स शॉर्ट। आज बाजार में शॉर्टिंग काफ़ी है। 120 पॉइंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने शॉर्टिंग देखी, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 60 में। डाटा सब एक एक करके स्टॉक्स लेके आइएगा, पहले लॉन्ग्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर आज लॉन्ग्स विजिबल थे। और श्रीराम फाइनेंस, एम्फोसिस, मिड कैप आईटी, मेरेकल फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स और हिंडाल्को, ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग थी, माफ़ कीजिएगा। लॉन्ग वोडाफोन आइडिया में, अर्निंग्स के बाद बिरला सॉफ्ट में, इंडस टावर्स में, ग्रैनुअल्स में और साथ ही साथ जी एंटरटेनमेंट में आज लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ कहाँ पे था? क्या बैंकिंग वो स्पेस था? नो नॉट एग्जैक्टली। जेएसपीएल पोस्ट अर्निंग्स, इंडिया सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और मैक्स फाइनेंशियल्स में शॉर्टिंग हुई। अदानी पोर्ट्स, डालमिया भारत, इंटीग्रल एविएशन, टीवीएस मोटर्स और बजाज पेंट्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखे गए। लगभग 3 बजे निफ्टी आईटी का भाव था 30,460, यानी मोटा मोटी आपने हायर लेवल से 130 पॉइंट लूज कर दिए। मेटल्स भी कमज़ोर खड़ी थी, बट विद इन द मेटल्स आज जेएसपीएल सबसे कमज़ोर खड़ी थी। और साथ ही साथ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज एक पेन था, सीमेंट्स स्टॉक्स में पेन था, इंडिया सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट्स और एनबीएफसीज में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आज बैकफुट पे आके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ 890। और वाकई आखिरी में जो निफ्टी आईटी ने किया उसका इम्पैक्ट पूरा स्क्रीन पे दिखता हुआ, लेकिन संभाव अनुज बैंक निफ्टी फिर भी न्यूट्रल जाता हुआ। आई मीन 42,700, उतना कोई प्राइस डैमेज यहाँ नहीं हुआ, फिर भी कंट्रोल रहा है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादा इम्पैक्ट एक्सपायरी का था वीरू, और बैंक निफ्टी से ज़्यादा मैं निफ्टी आईटी ट्रैक कर रहा था, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा कल के लिए क्यों मतलब प्रीएम्प्ट कर रहा है वो, तो वो शायद ज़्यादा ज़रूरी सॉर्ट ऑफ था। लेकिन खैर एनीवे मामला तो खैर खराब ही रहा। गाबा सर, इस क्लोज को कैसे देखेंगे? एक्चुअली ये ऐसी जगह पे निफ्टी और बैंक निफ्टी एक मेक और ब्रेक जोन्स पर है। 19,000 निफ्टी फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,500 यही जगह है, यहाँ पे बाउंस होगा या ब्रीच होगा। अगर ब्रीच होगा तो यस निफ्टी 18,850 आ जाएगा, और बैंक निफ्टी मैं कहूंगा 42,200 भी पॉसिबल है। लेकिन ये मेक और ब्रेक जोन है, वेरी डिफिकल्ट कॉल। कल सुबह 1 घंटे का कॉल देखना चाहिए और रेंज ब्रेकआउट खेलना चाहिए टुमारो मॉर्निंग, शायद वहां पर एक लीड मिल जाए। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे 42,740। और पोस्ट अर्निंग्स जिन काउंटर्स में मूव अच्छा था उसमें सन फार्मा शामिल था। याद रखिएगा लगभग 1 बजे के आसपास इसके अर्निंग्स आई और स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थी। कुछ नंबर्स आई थिंक अबव एक्सपेक्टेशन थे। 1180 की 21 की ट्रेजेक्टरी में जाके बंद होता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। अर्निंग्स के बाद बिरला सॉफ्ट ट्रेंड आज करीब 1.5% के स्विंग के साथ करीब 2200 के स्तर पर अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होगा। आई मीन इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर ट्रेंड। एक स्टॉक और एमसीएक्स देखना चाहूँगा, करीब 1.5% का इजाफा यहाँ था। एक्सचेंजेस के ग्रुप में आज एमसीएक्स क्लोजिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा इंट्राडे बेसिस पे तो नहीं, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस ये इसका अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर है। और एक बार जरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं एट 1803। आज थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट था, ज़रूरी भी है। आई मीन एक वाइल्ड स्विंग, वर्टिकल स्विंग हमें स्टॉक में देखा था, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ज़रूरी था और वो आज आपके स्क्रीन पर मिल भी गया। और एक और स्टॉक मैकडॉवेल्स आज करीब 100%। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को चलते हैं देखने के लिए अनुज के पास बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। फिर थैंक यू। देखिए ये बैंक निफ्टी 42,745 पे जरूर क्लोज हो रहा है, लेकिन एडजस्टेड क्लोज आपको मिलेगा 42,706 पर। ये कैसे मिलेगा? आप 42,700 की कॉल देख लीजिए, उसका इस समय जो प्राइस है वो देख लीजिए, वो 42,700 के उतना ही ऊपर बंद होगा जो एडजस्टेड क्लोज। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कई बार कि वो उस नंबर पे मैं कैसे आता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। ये होगी बात निफ्टी बैंक की। निफ्टी 8990 पर 90 पॉइंट नीचे, काफ़ी ख़राब। आखिरी का 1 घंटा काफ़ी ख़राब रहा और पूरा स्पॉन्सर किया उसको निफ्टी आईटी ने। जिस तरीके से निफ्टी आईटी आखिरी में कोलैप्स हुआ वो एक अच्छा साइन नहीं था मार्केट के लिए। 250 पॉइंट ये गिरा। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1/3% गिरा यहाँ पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट रहा। तो एडवांस डिक्लाइन को इतना ख़राब नहीं था। 1200 बढ़ने वाले शेयर सामने 1800 गिरने वाले शेयर, तो मतलब 2:3 का रेशो रहा आपका। बाकी के इंडेक्सेस देख लेते हैं एक बार। आज क्लियर कट प्रेशर आईटी में था, लेकिन ऑटो इंडेक्स भी डाउन। हालांकि सेल्स सबके मोर और लेस अच्छे थे। मेटल्स डाउन काफ़ी, इनफैक्ट इसमें जिंदल स्टील का पूरा इम्पैक्ट था। 1.5% मेटल्स डाउन। फार्मा में आज थोड़ी सी तेज़ी थी, करीब 0.37% के गेंस रहे फार्मा में। एफएमसीजी फ्लैट रहा, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। रियल्टी इंडेक्स में 1.5% के गेंस, ये क्लियरली आज का इंडेक्स ऑफ द डे था। उसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडेक्स में भी आज डिक्लाइन थी। लार्सन एंड ट्यूब्रो का
क्लियर कट इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस करीब करीब 1/3% नीचे यहाँ पर, और उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये करीब करीब 1/4% नीचे। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। PSU बैंक इंडेक्स करीब करीब 0.5% ग्रीन में था। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं। नंबर से पहले अदानी एंटरप्राइजेस में सबसे ज़्यादा गिरावट, करीब करीब 3.5% नीचे। कोल इंडिया 2.5%, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, मारुति, JSW स्टील, डिवीज़, नेस्ले, NTPC ये कुछ स्टॉक्स थे लोअर साइड पर। डिवीज़ लैब्स, LTI, माइंडट्री, और उसके अलावा अप साइड पर आज का स्टॉक ऑफ द डे सन फार्मा था। अच्छे गेंस यहाँ पर करीब करीब 0.25% के गेंस यहाँ पर बने सन फार्मा में। BPCL ग्रीन में रहा। उसके अलावा ITC, हिंडाल्को ये कुछ स्टॉक्स जो ग्रीन में रहे, लेकिन क्लियरली मार्केट में आज सेलिंग प्रेशर था। अच्छा देखिए लार्सन एंड ट्यूब्रो कहाँ बंद हो रहा है, एक बार लार्सन एंड ट्यूब्रो लेकर आइए जरा। ये रहा लार्सन एंड ट्यूब्रो 2893 पर लार्सन एंड ट्यूब्रो बंद हो रहा है, जबकि शुरुआत हुई थी 2974 पर। तो ये अगेन जो सुबह एक वार्निंग थी कि इसको चेज़ मत करिएगा गैप अप पर। चलिए अब जो आज सुबह की टीम्स थी वो लेकर आते हैं, दोनों की दोनों टीम्स, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मूव्स रहे। पहले आशीष की टीम लेकर आते हैं और उसके बाद नीरज की टीम लेकर आएंगे। ये रही आशीष की टीम। KI इंडस्ट्रीज़, JSW एनर्जी, डिक्सन और लुपिन में अच्छे मूव्स रहे। और अब नीरज की टीम देख लेते हैं। नीरज की टीम में बिरला सॉफ्ट में अच्छे मूव्स, पैरादीप फॉस्फेट, सी इन्फो और UPL। वीरू कल एक्सपायरी। जी हाँ, कल एक्सपायरी, और सुबह सुबह बहुत कुछ सुनने को वो मिलेगा जो रात को बयां हो जाएगा। देखते हैं कल वो क्या प्रभाव छोड़ के जाएगा। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, याद रखिएगा। तो फिर हमारा पैनल कल सुबह आपसे मुलाकात करेगा 7 बजे मुनाफे की तैयारी और उसके बाद मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।